पुराने कलकत्ता की गलियों में फैले दहेज के लालच और झूठी सामाजिक मर्यादा की ये एक कड़वी दास्तां है। क्या ऊंची डिग्री और विलायती चश्मे के पीछे छिपा आधुनिक इंसान रिश्तों की पवित्रता को महज एक व्यापार बना देगा? अमृतलाल बसु की ये कहानी शिक्षा के अहंकार और लालची माता पिता के पतन पर एक तीखा और मजेदार कटाक्ष है। चलिए सुनते हैं रिश्तों के बाजार में बुनी गई ये दिलचस्प दास्तां। विवाह की उलझन। गोपीनाथ बाबू की बाहरी बैठक में दोपहर की भारी खामोशी पसरी हुई थी। बाहर गली से किसी फेरी वाले की दूर गूंजती आवाज और कमरे के भीतर रखे पुराने हुक्के की मध्यम गुड़गुड़ाहट ही उस सन्नाटे को बीच बीच में तोड़ रही थी। कमरे की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धूल की एक बारीक तह के नीचे दबी हुई थीं। गोपीनाथ सरकार और चंद्रनाथ चक्रवर्ती एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। चंद्रनाथ के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें उनके मन के भारीपन को बयां कर रही थीं। उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए गोपीनाथ से कहा कि अब उस पुरानी उधारी की रकम को भी घर के मॉर्गेज के साथ जोड़कर उसकी रजिस्ट्री करा देनी चाहिए। चंद्रनाथ अब इस मोटी रकम को महज एक उधारी के खत के भरोसे और ज्यादा दिनों तक नहीं छोड़ना चाहते थे। गोपीनाथ ने अपने होठों पर एक धूर्त मुस्कान लाते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया कि दादा, अब महज 1.5 महीने की और बात है। इतने दिनों तक सब्र किया है तो बस ये कुछ दिन और सह लीजिए। उन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ चंद्रनाथ को बताया कि अभी घटकों के आने का समय हो गया है। होगुल कुंडे के मनमत मित्र की बेटी अब 12 साल की उम्र पार कर चुकी है और उसके पिता उसे अब और ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रख सकते। गोपीनाथ को पूरा भरोसा था कि उन्हें उनकी तय की हुई मुंह मांगी कीमत पर ही उस लड़की को बहाना होगा। चंद्रनाथ ने एक ठंडी आह भरी और अपनी आवाज में थोड़ी कड़वाहट घोलते हुए एक तीखा प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि आखिर लड़कों की शादी का लालच दिखाकर तुम कब तक लोगों को लूटते रहोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक और बेटे की शादी करा के तुम इतने रईस हो जाओगे कि पूरे राज्य का कर्ज चुकता कर दोगे? उन्होंने याद दिलाया कि गोपीनाथ ने इलाके में उधार लेने के लिए किसी को भी बाकी नहीं छोड़ा है। चंद्रनाथ ने आगे कहा कि रोजाना कम से कम 200 लोग उनसे ये सवाल करते हैं कि आखिर गोपीनाथ के पैसों का क्या हुआ। लोग सिर्फ इसलिए शांत बैठे हैं क्योंकि चंद्रनाथ खुद अब तक चुप थे। गोपीनाथ ने चापलूसी भरे लहजे में कहा कि दादा, इस पूरे इलाके में भला ऐसा कौन है जो आपकी बात को अनसुना कर सके? उन्होंने चंद्रनाथ से मिन्नत की कि वे बस सबको कुछ दिन और रोक कर रखें। गोपीनाथ ने बड़े गर्व के साथ ये वादा किया कि बेटे की फुलशज्जा के अगले ही दिन किसी का एक पैसा भी बकाया नहीं रहेगा। चंद्रनाथ को उनकी इन चिकनी चुपड़ी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि गोपीनाथ लोग मौलिक कायस्थ हैं और उन्हें अपने घर के लिए कुलीन खानदान की लड़की ही लानी होगी। ऐसे में भला उन्हें इतना पैसा कहां से मिलेगा कि वे अपने सारे कर्जों का बोझ उतार सकें? उन्होंने सलाह दी कि गोपीनाथ को पैसों के लिए कोई और ठोस रास्ता ढूंढना चाहिए और बेकार में ब्याज की रकम बढ़ाने के बजाय इस घर को ही छोड़ देना बेहतर होगा। घर छोड़ने की बात सुनते ही गोपीनाथ के भीतर का अहंकार जाग उठा। उनके शब्दों में गरूर साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि वे भला अपना पुरखों का घर क्यों छोड़े? अगर लोग उनके बेटे के एलए पास होने तक का इंतजार कर लेते तो वे एक और नया घर खड़ा कर देते। गोपीनाथ के अनुसार अब बल्लाली कुलीन मर्यादा का वो पुराना दौर बीत चुका था। अब कुलीनता का असली पैमाना कॉलेज का पास होना था। मुरुखी और कनिष्ठी जैसे पुराने रिवाज अब बीते समय की बात हो गए थे और अब एमए और बीए की डिग्री का जमाना आ गया था। उन्होंने अपनी योजना साझा करते हुए कहा कि वे दहेज में सोने की ऐसी भारी मांग करेंगे कि लड़की वालों को अपनी बेटी का ब्याह पार लगाने के लिए वो सब देना ही पड़ेगा। चंद्रनाथ ने नफरत भरे स्वर में कहा कि गोपीनाथ ने तो रिश्तों के इस लेन देन को सरेआम एक कसाई खाना बना दिया है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि कायस्थों की देखा देखी अब ब्राह्मणों के घरों में भी धीरे धीरे ये सर्वनाशी चाल अपनी जगह बना रही थी। गोपीनाथ ने बड़ी बेशर्मी के साथ सवाल किया कि जिस काम में साक्षात मुनाफा छिपा हो उसे सर्वनाशी चाल कहना भला कहाँ की समझदारी है? चंद्रनाथ ने गहरी और उदास सांस ली। उन्होंने कहा कि अगर गोपीनाथ की खुद की अपनी बेटी होती तब शायद वे इस तकलीफ को गहराई से समझ पाते। गोपीनाथ ने बिना किसी संकोच के तपाक से जवाब दिया कि अगर उनकी अपनी बेटी होती तो वे उसका सारा खर्चा भी अपने बेटे के ससुर के ही सिर पर मढ़ देते और उसी समय सारा पैसा वसूल कर लेते।
चंद्रनाथ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वाह सरकार महाशय, आप तो बहुत ही नेक और सदाशय इंसान हैं। गोपीनाथ ने पूरी बेपरवाही के साथ मुस्कुराते हुए पूछा कि आखिर इसमें बुराई ही क्या है। चंद्रनाथ ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ गोपीनाथ की ओर देखा और व्यंग करते हुए कहा कि इसमें गोपीनाथ का कोई दोष नहीं है, शायद विधाता ने ही उनकी आंखों की चमड़ी थोड़ी कम दी है। गोपीनाथ ने बड़ी ढिठाई से अपना बचाव किया और कहा कि अगर कोई आंखों की लाज और शर्म को पालने लगे तो उसका व्यापार ही ठप हो जाएगा। उन्होंने बड़ी बेपरवाही से चंद्रनाथ से ही सवाल कर लिया कि क्या वे लोग कभी ब्याज लेते समय आंखों की शर्म देखते हैं। चंद्रनाथ ने हंसते हुए उनकी बात का समर्थन किया और कहा कि बात तो सच है, आजकल के समय में बेटे का विवाह करना और रुपयों का लेन देन करना एक ही बात हो गई है। इसी बातचीत के बीच कमरे के बाहर खड़ाओं की आवाज सुनाई दी। कुल के आचार और रीतियों के जानकार घटक महोशय ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने झुककर नमस्कार किया और गोपीनाथ के हालचाल पूछे। चंद्रनाथ ने उन्हें वहां अचानक देखकर हैरानी जताई तो घटक ने बड़े ही विनम्र और चतुर भाव से जवाब दिया कि हवा और पंडितों की पहुंच तो हर जगह होती है। उन्होंने खबर दी कि हुगोल कुंडे के मनमथ बाबू इस रिश्ते के लिए पूरी तरह मान गए हैं। गोपीनाथ की आंखों में लालच की चमक आ गई। उन्होंने तुरंत दहेज और जेवरों के बारे में प्रश्न किया। घटक ने जेवरों की फहरिस्त गिनवानी शुरू की, जिसमें चूड़ियां और कई तरह के गहने शामिल थे। गोपीनाथ ने बीच में ही बात काटते हुए कहा कि लड़की के रूप रंग और कद काठी के हिसाब से जेवरों को सेट के बजाय वजन यानी भरी के हिसाब से तय करना ही ठीक रहेगा। चंद्रनाथ ने टोकते हुए कहा कि कायस्थों के घरों में ऐसी बातें शोभा नहीं देती, ये तो सुनारों के घर की रीत है। पर गोपीनाथ का कहना था कि लक्ष्मी भी उन्हीं के घर में बसती है, इसलिए वे उन्हीं के तरीकों को अपनाएंगे। गोपीनाथ ने हिसाब लगाया कि सोने के गहने 100 भरी से कम नहीं होने चाहिए। घटक ने थोड़ी चिंता जताई कि कहीं इतना वजन लड़की वालों के लिए बहुत ज्यादा ना हो जाए, पर गोपीनाथ तस्लिम मस नहीं हुए। उन्होंने सोने के साथ साथ चांदी का भी 150 भरी का वजन जोड़ दिया। गोपीनाथ ने बड़ी चालाकी से कहा कि वे जेवरों के बजाय नकद पैसा ही लेंगे। उनका तर्क था कि आज के जमाने में सोनार लोग बड़े चोर होते हैं और सोने में मिलावट करके सब बर्बाद कर देंगे। चंद्रनाथ ने चुटकी ली कि जब जेवर बनवाने ही नहीं हैं तो फिर वे बनवाई का पैसा क्यों मांग रहे हैं। गोपीनाथ ने कुटिलता से जवाब दिया कि अगर लड़की वाला ये पैसा सुनार को देता तो उसका नुकसान होता, पर अगर ये पैसा दामाद के घर आएगा तो आखिर फायदा तो लड़की के घर वालों का ही होगा। उन्होंने पूरा गणित समझाते हुए कहा कि 18 रुपए के भाव से 100 भरी सोने के 1800 रुपए हुए और 2 रुपए बनवाई के हिसाब से 200 रुपए, और इस तरह कुल 2000 रुपए सोने के हुए। चांदी का हिसाब जोड़कर उन्होंने कुल 2300 रुपए की मांग रख दी। घटक ने अंत में सिर हिलाते हुए कहा कि बिटिया का दान करना तो किसी बड़े त्योहार की तरह है, जिसमें दिल खोलकर खर्च करना ही पुण्य का काम है। बैठक में पुराने लकड़ी के संदूक के खुलने की आवाज और कागजों की सरसराहट के बीच गोपीनाथ सरकार के चेहरे पर लोभ का एक काला साया गहराने लगा था। चंद्रनाथ ने उनकी ओर देखते हुए व्यंग किया कि इस शादी में बलि देने का आडंबर तो काफी बड़ा है, बस गोपीनाथ के हाथ में खंजर की कमी रह गई है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि गोपीनाथ को संभल कर वार करना चाहिए, वरना अगर बलि का गला पूरी तरह ना कटा तो अनर्थ हो जाएगा। गोपीनाथ खिलखिलाकर हंस पड़े और अपनी धूर्त आंखों को मटकाते हुए बोले कि घटक महाशय, देखिए चंद्रनाथ नाती का रिश्ता होने के नाते उनसे कितना मजाक कर रहे हैं। हालांकि गोपीनाथ के मन के भीतर एक बेचैनी छटपटा रही थी। उन्होंने खुद से ही सोचा कि चंद्रनाथ की कड़वी बातें अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। जितनी जल्दी हो सके इस कर्ज के पैसे चुकाकर इनसे पिंड छुड़ाना होगा। घटक ने उत्सुकता से पूछा कि आखिर दहेज की कुल रकम कितनी तय हुई है। गोपीनाथ ने अपनी उंगलियों पर हिसाब जोड़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 2300 रुपए तो गहनों के हुए और अब सिर की सींती का 250 और जोड़ लो तो कुल 2550 हो गए। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि उनका गणित बहुत पक्का है। फिर उन्होंने मोती की माला के 250 रुपए और बढ़ा दिए, जिससे हिसाब 2800 तक पहुंच गया। चंद्रनाथ ये सब सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा कि ये तो सरासर किसी शरीफ आदमी का गला रेतने जैसा है। उन्होंने यहां तक प्रस्ताव रखा कि वे अपना कुछ ब्याज छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि वे जानते थे कि मनमथ मित्र इतना पैसा कभी नहीं जुटा पाएंगे। पर गोपीनाथ अपनी जिद पर अड़े रहे।
उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मनमथ बाबू चाहें तो 5 जगहों पर घूमकर देख लें, उनके बेटे जैसा पढ़ा लिखा और काबिल लड़का कहीं और इतने सस्ते में नहीं मिलेगा। गोपीनाथ ने हिसाब को और आगे बढ़ाया। उन्होंने खाट, बिस्तर और चांदी के बर्तनों के बदले 700 रुपए की मांग और जोड़ दी। उनका तर्क था कि चांदी के बर्तन रखने से घर में चोरों का डर बढ़ता है, इसलिए नकद पैसा ही बेहतर है। इस तरह कुल रकम 3500 हो गई और ऊपर से 500 रुपए नकद खर्च के लिए। चंद्रनाथ का माथा ठनका। कुल 4000 रुपए नकद। उन्होंने चीखते हुए कहा कि इतना पैसा देने के चक्कर में उस गरीब का घर बार सब बिक जाएगा। गोपीनाथ ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया कि आजकल के बाजार में लड़की का ब्याह करना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी का डर दिखाते हुए कहा कि अगर लड़के की मां को पता चला कि बहू 10,000 से कम में घर आ रही है तो वे उसे दहलीज पर कदम भी नहीं रखने देंगी। घटक ने यह सुनकर माथा पीट लिया और कहा कि औरतों की बुद्धि तो दोनों कुलों का नाश करा देती है। तभी बगल वाले कमरे से किवाड़ की हल्की सी आवाज आई। गोपीनाथ ने संकेत दिया कि उनकी पत्नी पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही हैं और अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आई तो वे दरवाजा खटखटाकर अपनी नाराजगी जता देंगी। गोपीनाथ ने मांगों की फहरिस्त जारी रखी। अब उन्हें लड़के के लिए सोने की घड़ी, चैन, हीरे की अंगूठी और सोने का चश्मा भी चाहिए था। घटक हैरान रह गए। सोने का चश्मा? उन्होंने पूछा कि क्या लड़के की आंखों में कोई बीमारी है? गोपीनाथ ने बड़े रौब से कहा कि घटक महशय को शायद खबर नहीं है, आजकल की विज्ञान की पढ़ाई इतनी सूक्ष्म और गहरी हो गई है कि बिना चश्मे के कुछ साफ दिखाई नहीं देता। चंद्रनाथ से अब और रहा नहीं गया। उन्होंने चुटकी लेते हुए एक अनोखा प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि जब दूल्हे को हर तरह से सजाया जा रहा है तो एक मुख्य अंग क्यों छोड़ रहे हैं? गोपीनाथ ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा अंग दादा? चंद्रनाथ ने हंसते हुए कहा, एक सोने की पूंछ। जब दूल्हे के पढ़ाई के बोझ से लड़का आगे की तरफ झुक जाएगा तो वो सोने की पूंछ ही उसे सहारा देकर खड़ा रखेगी। कमरे में ठहाका गूंज उठा। गोपीनाथ भी हंसने लगे, पर उनके मन में एक पल के लिए ये ख्याल भी कौंध गया कि क्या सचमुच आजकल के नए लड़कों को सोने की पूंछ की जरूरत पड़ती है। गोपीनाथ सरकार की पुरानी बैठक में कागजों की सरसराहट और लोभ की मध्यम गूंज के बीच बातचीत का सिलसिला जारी था। गोपीनाथ ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा और तनकर बैठते हुए अपनी बात पूरी की। उन्होंने साफ कर दिया कि उन गहनों और वस्तुओं के बदले अब वे नकद पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि उनका बेटा नंदलाल उन चीजों को बड़े शौक से पहनना चाहता था। नकद के नाम पर उन्हें बस फूल शैया की रस्म के लिए अलग से 200 रुपए चाहिए थे। ये सुनकर रिश्ता तय करने वाले घटक महाशय ने अपनी धोती संभालते हुए पूछा कि अगर मनमथ मित्तर इन तमाम शर्तों को पूरा करने में सक्षम है तो क्या अब वे लड़के को देखने आने का दिन तय कर लें? गोपीनाथ के चेहरे पर एक अजीब सी बेपरवाही थी। उन्होंने झटके से हाथ हिलाते हुए कहा कि अब लड़के को साक्षात देखने की भला क्या जरूरत है। उन्होंने घटक को सुझाव दिया कि वे लड़के की एक तस्वीर अपने साथ ले जाएं और साथ ही वे लड़के के सर्टिफिकेट की एक नकल भी दे देंगे, जिससे उसकी विज्ञान की पढ़ाई का प्रमाण मिल सके। घटक महाशय थोड़े सकपक आ गए। उन्होंने बड़ी नम्रता से रीतियों का हवाला देते हुए कहा कि शुभ काम में जो दस्तूर चला रहा है उसे तो निभाना ही चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लड़की वालों का लड़के को आकर आशीर्वाद देना और गोपीनाथ के परिवार का लड़की को आशीर्वाद देना एक जरूरी रस्म है। गोपीनाथ अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने वहीं बैठे बैठे ही आशीर्वाद देने का नाटक किया और कहा कि वे लोग जिस दिन चाहें सुबह सवेरे आकर लड़के को देख सकते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि इसके लिए किसी विशेष तैयारी या भारी इंतजाम की कोई जरूरत नहीं होगी। उनकी आवाज में एक तरह की रूखापन था, जैसे वे इस रिश्ते को किसी पवित्र बंधन के बजाय महज एक व्यापारिक समझौता मान रहे हों। तभी घटक ने एक और अहम प्रश्न उठाया। उन्होंने पूछा कि विवाह का निमंत्रण और कानूनी दस्तावेज यानी पत्र तैयार करने के लिए गोपीनाथ को तो उनके घर जाना ही होगा। इस पर वहां मौजूद चंद्रनाथ चक्रवर्ती ने अपनी चतुर बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक नया मशवरा दिया। चंद्रनाथ ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा कि उनकी राय में यह काम किसी वकील के घर पर ही संपन्न किया जाना बेहतर होगा। गोपीनाथ को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि चंद्रनाथ की यह बात वाकई वजनदार है। उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि क्या आजकल ऐसा करना चलन में आ गया है? अगर वकील के यहाँ यह काम होता है तो पूरा सौदा और भी पक्का हो जाएगा। चंद्रनाथ ने अपनी बात को और विस्तार देते हुए कहा कि आजकल यही रीति है।
उन्होंने सलाह दी कि पूरे मामले को एक स्टैम्प पेपर पर बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट की तरह लिखकर रजिस्ट्री करा लेना चाहिए। चंद्रनाथ ने बड़े शातिर अंदाज में अपनी योजना समझाई कि ऐसा करने से एक बड़ा फायदा ये होगा कि उस कानूनी दस्तावेज को गिरवी रखकर गोपीनाथ फिर से कहीं और से पैसा उधार ले पाएंगे। घटक महाशय ने ये सब सुना और मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विवाह के असली वकील और मुख्तार तो वे खुद ही हैं। उन्होंने मनमत बाबू की तरफ से भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी जबान पत्थर की लकीर है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मर्द की बात और हाथी का दांत एक बार बाहर निकल जाए तो वापस नहीं जाता। उनकी बातें पूरी तरह खरी और साफ थी। चंद्रनाथ ने अपनी छड़ी उठाई और बैठक से बाहर निकलने के लिए तैयार होते हुए गोपीनाथ सरकार को एक आखिरी कड़वी सलाह दी। उन्होंने अपनी आवाज में व्यंग घोलते हुए कहा कि सरकार महाशय, अपना काम अधूरा मत छोड़िएगा। कम से कम लिखा पढ़ी करने में जो खर्चा होगा उसे भी मर दीजिएगा। जब छुरी चलाई है तो फिर पूरी तरह काट खरी छोड़िए। चंद्रनाथ ने अपनी छड़ी फर्श पर पटकी और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा कि अब उन्हें चलना चाहिए क्योंकि उनके ऑफिस का समय हो गया था। उन्होंने जाते जाते घटक काकुर को भी ताकीद की कि जब पैसा देने का समय आए तो उन्हें जरूर खबर कर दें, क्योंकि गोपीनाथ के पास उनका बहुत सारा पैसा पकाया था। इसके बाद भारी जूतों की आहट के साथ चंद्रनाथ कमरे से बाहर निकल गए। गोपीनाथ ने मन ही मन सोचा कि एक बार पैसा हाथ लग जाए फिर वे इस बेइज्जती का ऐसा बदला लेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। उन्होंने घटक ठाकुर की ओर मुड़कर अपनी झुंझलाहट जाहिर की और कहा कि आजकल दुनिया में बिना कर्ज के किसका गुजारा होता है, पर ये लेनदार तो बस जान निकालने पर उतारू हो जाते। घटक महाशय ने भी अपनी विवशता जताई और बताया कि पिछली बैसाख के शुभ लगन में ही उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने जमींदार का बकाया लगान चुकाया था। उन्होंने गोपीनाथ के सामने अपनी एक नई शर्त रखी कि अगर वे लड़की वालों से कुछ और ज्यादा पैसा ऐंठ सकें तो उन्हें भी कुछ इनाम मिलना चाहिए। घटक को डर था कि शादी के सारे खर्चे के बाद उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। गोपीनाथ ने अपनी धूर्त आंखों को मटकाया और धीरे से कहा कि तुम जितना भी ज्यादा वसूल कर पाओगे उसका आधा तुम्हारा होगा। घटक ये सुनकर थोड़े संतुष्ट हुए। तभी घर के भीतर से एक ऊंची और कर्कश आवाज सुनाई दी। पैरों की भारी धमक के साथ झी यानी घर की नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे और चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने गोपीनाथ को ललकारते हुए पूछा कि आखिर उसका इतना अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या केवल गरीबी की वजह से उसका कोई मान सम्मान नहीं बचा? वो चिल्लाई कि ऐसी चाकरी पर आग लग जाए जहां हर रोज बेइज्जती सहनी पड़े। गोपीनाथ ने उसे शांत करने की कोशिश की और पूछा कि आखिर उसे किसने क्या कहा है? झी ने रोते हुए और चिल्लाते हुए घटक ठाकुर की ओर इशारा किया और बोली कि इन ब्राह्मण देवता से ही पूछ लीजिए कि एक बेसहारा औरत को लोग कैसी कैसी बातें सुनाते हैं। घटक ने घबराकर कहा कि उन्होंने तो उसे पहले कभी आंख भर के देखा भी नहीं है। जी ने अपनी भड़ास निकालते हुए बताया कि उस गली के बनिए यानी मुदी ने उसे सरेआम जलील किया है। मुदी ने सबके सामने कहा कि गोपीनाथ सरकार ने पूरे देश से कर्जा ले रखा है और अब वे अपने बेटे की शादी के पैसों पर टकटकी लगाए बैठे हैं। मुदी ने झी को उधार सामान देने से साफ मना कर दिया। झी ने गोपीनाथ के चेहरे पर कड़वा सच दे मारा कि घर में नहाने के बाद खाने के लिए एक मुट्ठी चावल तक नहीं बचा है, कोयले की टोकरी खाली पड़ी है और दाल तरकारी का तो घर में नामो निशान भी नहीं है। गोपीनाथ ये सब सुनकर सन्न रह गए और उनकी आंखों के सामने अपनी गरीबी का नंगा सच नाचने लगा। बैठक में अभी झी का शोर थमा भी नहीं था कि दरवाजे पर भारी जूतों की धमक सुनाई दी। चिनीबाज नुदी ने भीतर कदम रखा ही था कि झी उसे देखते ही बिफर पड़ी। उसने चिनीबाज को ललकारते हुए पूछा कि क्या वो अब उसके घर तक उसे गालियां देने चला आया है। झी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने चिनीबाज को मर्द होने पर लानत भेजी। चिनीबाज ने बड़ी हैरानी से पूछा कि आखिर वो इतनी आग बबूला क्यों हो रही है। झी ने चीखते हुए जवाब दिया कि उसे मागी कहना उसके खानदान का अपमान है। उसने बड़े गर्व से कहा कि वो कलकत्ते के बड़े बड़े घरों में काम कर चुकी है और उसके देवर के पास गांव में 3-3 हल चलते हैं। वो अपनी मालकिन के पास फरियाद लेकर जाने के लिए झटके से मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया, जिसे गोपीनाथ बाबू की भारी आवाज ने तोड़ा। गोपीनाथ ने चिनीबाज से पूछा कि आखिर उसने घर पर राशन और चावल क्यों नहीं भेजा। चिनीबाज ने थके हुए स्वर में अपनी बेबसी जताई और कहा कि वो पिछली 1.5 साल से सब कुछ उधार दे रहा है। उसने याद दिलाया कि पिछली पूजा के समय भी गोपीनाथ ने उसे एक पैसा नहीं दिया था। गोपीनाथ ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि बस कार्तिक का महीना और बीतने दो, अगहन के महीने में शादी के 4 शुभ लगन हैं और वे किसी एक दिन अपने बेटे का ब्याह पक्का कर देंगे।
उन्होंने घटक ठाकुर की ओर इशारा करते हुए चिनीबाज को लालच दिया कि तब वो 200 रुपए पेशगी ले जाए और अपने कारोबार को फिर से बढ़ा ले। चिनीबाज को गोपीनाथ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तंज कसते हुए कहा कि जब से बड़े लड़के ने एलए की परीक्षा पास की है तब से गोपीनाथ यही राग अलाप रहे हैं। उसने साफ कह दिया कि गोपीनाथ की बढ़ती हुई मांगे कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा। गोपीनाथ ने बड़े रौब से जवाब दिया कि अब समय बदल गया है। पहले लड़का सिर्फ एलए पास था, पर अब वे उससे भी बड़ी डिग्री ले चुका है। चिनीबाज ने हंसते हुए कहा कि उसे डिग्री से मतलब नहीं है, उसे तो बस अपने पैसों के आने का इंतजार है। तभी घटक ठाकुर ने बीच बचाव करते हुए चिनीबाज को यकीन दिलाया कि इस बार वे खुद इस रिश्ते की जिम्मेदारी ले रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि अगहन के महीने तक सारा हिसाब चुकता कर दिया जाएगा। गोपीनाथ ने चिनीबाज से कहा कि वे ऐसा समझ ले जैसे पैसा उसके बक्से में पहुंच गया हो और उसे तुरंत राशन भेजने का हुक्म दिया। चिनीबाज ने घटक ठाकुर की बात का मान रखते हुए प्रणाम किया और वहां से चला गया। उसके भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे बरामदे में गुम हो गई। अब बैठक में सिर्फ गोपीनाथ और घटक ठाकुर रह गए थे। गोपीनाथ ने एक राहत की सांस ली और घटक ठाकुर को पास बुलाकर धीरे से कहा कि वे घर की इन कड़वी बातों को लड़की वालों के कान तक न पहुंचने दें। उन्होंने वादा किया कि वे घटक ठाकुर को 50 रुपए का इनाम देंगे। घटक ठाकुर ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि वे अपने काम में पक्के हैं और वहां की बात कहीं और नहीं जाएगी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। बैठक का वो पुराना कमरा अब फिर से उसी भारी सन्नाटे में डूब गया था, जहां केवल लोभ और झूठे वादों की गूंज बची थी। विलासिनी के बैठक खाने में सजावट की वस्तुओं से छनकर आती रोशनी और कमरे में फैली मध्यम सी खुशबू के बीच एक दिलचस्प बातचीत चल रही थी। चाय के प्यालों की हल्की खनक और सोफे की नरम गूंज माहौल को और भी आधुनिक बना रही थी। मिस्टर सिंह, जो हाल ही में विलायत से लौटे थे, अपनी कुर्सी पर शान से बैठे विलासिनी से पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। उन्होंने अपनी आवाज में थोड़ा विलायती लहजा घोलते हुए कहा कि पिछले साल यहां से जाने से पहले उन्हें पूरा यकीन था कि विलासिनी उमाचरण गुप्त को ही अपना जीवन साथी चुनेंगी। विलासिनी ने अपनी रेशमी साड़ी के पल्लू को ठीक किया और अपनी बात बड़े सलीके से रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका अनुमान सही था और वे उमाचरण बाबू से विवाह करने के लिए तैयार भी थी। लेकिन जैसे ही उमाचरण की मां का निधन हुआ, वे अचानक बदल गए। वे नंगे पैर और नंगे बदन घूमने लगे, यहां तक कि जूते पहनना भी छोड़ दिया। विलासिनी को यह सब बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने नाक सिकोड़ते हुए कहा कि वे भला ऐसे असभ्य व्यक्ति को अपना पति कैसे स्वीकार कर सकती थी। मिस्टर सिंह ने भी तुरंत उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि एक लेडी के सामने नंगे पैर और नंगे बदन आना वाकई बहुत भयानक और चौंकाने वाला है। इसके बाद बातों का रुख विलासिनी के पति मिस्टर कारफर्मा की ओर मुड़ गया। विलासिनी ने बताया कि पहले वे मास्टरी यानी टीचरी करते थे, पर अब उन्होंने वो काम छुड़वाकर उन्हें एक प्रेस खुलवा दिया है। अब वे एक और साथी के साथ मिलकर बांग्ला अखबार निकालते हैं और घर के सारे कामकाज भी देखते हैं। मिस्टर सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि मिस्टर कारफर्मा वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें विलासिनी जैसी पत्नी मिली है। बातचीत अब शिक्षा की ओर बढ़ी। विलासिनी इस बार एमए के लिए फिजिक्स विषय की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने बड़े जोर देकर कहा कि भारतीय महिलाओं के विज्ञान न सीखने की वजह से ही देश का पतन हो रहा है। उन्होंने मिस्टर सिंह से पूछा कि क्या विलायत में भी महिलाएं विज्ञान सीखती हैं। मिस्टर सिंह ने बड़े रौब से बताया कि वहां तो अंडरग्राउंड रेलवे के इंजन ड्राइवर और फायरमैन तक महिलाएं ही हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि विज्ञान महिलाओं के हाथों में पड़कर इतना कोमल हो गया है कि उन गाड़ियों में बैठते ही नींद आ जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि पार्लियामेंट में 3 महिला मेंबर हैं जो भारत के हकों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ती हैं। मिस्टर सिंह ने विलासिनी को विलायत जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विलासिनी के सामने वहां की रंगीन दुनिया का ऐसा नजारा पेश किया जिसे सुनकर कोई भी चकित रह जाए। उन्होंने बताया कि वहां भारतीय महिलाओं का बहुत सम्मान होता है और वे वहां एक अजूबा यानी क्यूरियोसिटी बन जाएंगी। डिनर, पिकनिक, स्कीटिंग और साइट स्विंग का दौर हमेशा चलता रहेगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विलासिनी को गाउन पहनना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि वे उसमें किसी परी यानी एंजल की तरह दिखेंगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विलासिनी के पति गौरीकांत खारफर्मा ने भीतर प्रवेश किया। विलासिनी ने बड़े उत्साह के साथ दोनों का परिचय करवाया। गौरीकांत ने मिस्टर सिंह से हाथ मिलाया और उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। मिस्टर सिंह ने बड़ी लंबी चौड़ी डिग्रियों की झड़ी लगा दी। उन्होंने खुद को सर्जन, फिजिशियन, एमबी और न जाने कितने संगठनों का सदस्य बता दिया। गौरीकांत ये सुनकर दंग रह गए कि महज 8-10 महीनों में मिस्टर सिंह ने इतनी सारी डिग्रियां कैसे हासिल कर लीं।
मिस्टर सिंह ने बड़े ही अहंकार और चालाकी के साथ जवाब दिया कि विलायत में हमारे जैसे जेंटलमैन को परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। वहां केवल इंग्लिश मैनर्स और तौर तरीके देखकर ही समझ लिया जाता है कि इंसान कितना विद्वान है। उन्होंने बेशर्मी से स्वीकार किया कि बस फीस भर दो तो वे आपको डिग्री थमा देते हैं, क्योंकि वे रईस लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि जैसे ही उनकी डॉक्टरी की प्रैक्टिस थोड़ी जम जाएगी, वे मेल के जरिए MD की डिग्री भी मंगवा लेंगे। गौरीकांत उनकी ये बातें सुनकर बस अचरज भरी निगाहों से उन्हें देखते रह गए। विलासिनी के बैठक खाने में मिस्टर सिंह अपनी विलायती शान बघार रहे थे। उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि लोग उन्हें कपड़े बदलने और भात खाने के लिए टोकते रहते हैं, पर वे इस समय 5/1 गोरस्तान लेन में ठहरे हुए हैं। गौरीकांत ने बड़े ही सरल भाव से बीच में टोकते हुए पूछा कि आखिर कपड़े बदलने में क्या बुराई है। विलासिनी ने तुरंत अपने पति को डांटते हुए चुप कराया और मिस्टर सिंह की ओर देखकर अपनी सहमति जताई। मिस्टर सिंह ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा और आराम से बैठते हुए गौरीकांत को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उनका कर्तव्य लोगों को जागरूक और आलोकित करना है। वे बोले कि आज भले ही लोग उन्हें पागल समझें, पर आने वाले समय में पूरी दुनिया को यही विलायती पहनावा अपनाना होगा। स्वेज नहर पार करते ही सब इसी लिबास में नजर आते हैं। गौरीकांत ने जब एशिया का जिक्र छेड़ना चाहा तो विलासिनी ने उन्हें झिड़क कर चुप करा दिया और अपने अखबार के बारे में पूछने लगी। गौरीकांत ने कहा कि वे अखबार का आखिरी प्रूफ देखकर आए हैं। उन्होंने मिस्टर सिंह से एक बड़ी मदद मांगी। उन्होंने कहा कि आजकल अखबार में विलायत की खबरें हों तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। उन्होंने मिस्टर सिंह से दरख्वास्त की कि वे विलायत की तारीखें डालकर वहां के वर्णन के साथ कुछ पत्र उनके अखबार के लिए लिखें। मिस्टर सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वे उनकी मदद जरूर करते, पर 1 साल विलायत में रहने की वजह से वे बांग्ला भाषा लगभग भूल चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि वे अब मन ही मन पहले अंग्रेजी में सोचते हैं और फिर उसका अनुवाद करते हैं। हालांकि उन्होंने अपना एक पुराना डायरी भेजने का वादा किया जिसे गौरीकांत अपनी जरूरत के हिसाब से अनुवाद करवा सकते थे। बातों बातों में शाम के खाने का जिक्र छड़ा। विलासिनी ने बताया कि आज उनकी पुरुष दमन सभा की सालगिरह है और उन्हें वहां जल्दी पहुंचना है। उन्होंने गौरीकांत को सख्त हिदायत दी कि उनके लिए सागो पुडिंग और कुछ कटलेट तैयार रखें, पर ध्यान रहे कि पिछली बार की तरह वे जल न जाएं। गौरीकांत ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि कोयले की आग की आँच को समझना बड़ा मुश्किल काम है। यह सुनते ही विलासिनी का पारा चढ़ गया। उन्होंने मिस्टर सिंह के सामने अपने पति को मूर्ख यानी स्टूपिड कहते हुए अपनी पसंद पर अफसोस जताया। उन्होंने गौरीकांत पर बरसते हुए कहा कि अगर उन्होंने विज्ञान के लेक्चर सुने होते तो आज उन्हें गर्मी का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ हीट पता होता। उन्होंने समझाया कि विज्ञान के बिना रसोई संभालना मुश्किल है। गौरीकांत ने जब विज्ञान की बंगला किताब मांगी तो विलासिनी ने उन्हें थर्मोमीटर का इस्तेमाल सीखने की सलाह दी। विलासिनी ने बड़े ही रौब के साथ विज्ञान का ज्ञान बांटना शुरू किया। उन्होंने बताया कि 100 डिग्री पर पानी उबलता है और कटलेट तलने के लिए 125 से 130 डिग्री का तापमान सही रहता है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि विज्ञान की मदद से बर्फ की आंच पर भी खाना बनाया जा सकता है। गौरीकांत यह सुनकर दंग रह गए। विलासिनी ने सर हम्फ्री डेवी का हवाला देते हुए समझाया कि 2 बर्फ के टुकड़ों को रगड़ने से गर्मी पैदा होती है। उन्होंने गौरीकांत को ताना मारा कि वे कल MA की परीक्षा देने वाली हैं और उनके पति को अब तक विज्ञान की ये बुनियादी बातें भी पता नहीं है। गौरीकांत उनकी बातें सुनकर महज अचरज भरी निगाहों से उन्हें देखते रह गए। विलासिनी के बैठक खाने में चाय की प्यालियों की मध्यम खनक और हल्की बातों का दौर चल ही रहा था कि तभी पैरों की एक ऊर्जावान धमक सुनाई दी। नंदलाल ने कमरे में प्रवेश किया और बड़े ही आधुनिक अंदाज में सबको अभिवादन किया। उसने गौरीकांत को गुड डे कहा और फिर मिस्टर सिंह की ओर मुड़कर उन्हें नीलरतन बाबू कहकर पुकारा। मिस्टर सिंह ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा तनकर बैठते हुए तुरंत टोक दिया। उन्होंने अपनी पहचान को स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर नंदलाल को ऐतराज ना हो तो उन्हें मिस्टर सिंह कहकर पुकारा जाए। नंदलाल ने झेपते हुए अपनी गलती सुधारी और बताया कि वो उन्हें ढूंढते हुए पहले उनके घर गया था, जहां उसे पता चला कि वे गोरस्तान में हैं। वहां पहुंचने पर खानसामा ने खबर दी कि वे मिस्टर कारफर्मा के घर पर हैं, इसलिए वो सीधा यहां चला आया। मिस्टर सिंह के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने साफ कर दिया कि भले ही वे दोपहर के समय घर पर हों, पर वे किसी से मिलना पसंद नहीं करते। उन्होंने सीधे शब्दों में नंदलाल से उसके आने का मकसद पूछा। नंदलाल ने अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा कि वह विलायत के बारे में कुछ जरूरी बातें जानना चाहता है। उसने प्रश्न किया कि क्या विलायत में 10 महीने रहकर पूरी तरह से साहबों की तरह बना जा सकता है। मिस्टर सिंह ने जवाब दिया कि अगर इंसान की बुद्धि यानी इंटेलिजेंस अच्छी हो तो यह मुमकिन है,
नंदलाल की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी और जोश था। उसने बताया कि वो इस बार एलए की परीक्षा देने वाला है और उसका सपना विलायत जाकर पढ़ाई करने का है। जब मिस्टर सिंह ने उसके पिता की रजामंदी के बारे में पूछा तो नंदलाल ने तिरस्कार के साथ कहा कि बुजुर्गों की सलाह से कभी कोई नेक काम नहीं होता। उसने खुलासा किया कि उसके पिता ही उसके विलायत जाने के पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं और सब कुछ लगभग तय हो चुका है। मिस्टर सिंह हैरान थे कि पिता की मर्जी ना होते हुए भी वे पैसों का इंतजाम कैसे कर रहे हैं। नंदलाल ने एक कुटिल मुस्कान के साथ बताया कि उसके पिता उसकी शादी पक्की कर रहे हैं और उस दहेज सोने 4-5 हजार रुपये मिलेंगे। ये सुनकर बिलासनी की भ्रुकुटियां तन गईं। उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी कि लड़की कौन है, कितनी पढ़ी लिखी है और ये विवाह किस रीति से होगा। नंदलाल ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया कि उसे लड़की के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही वो जानना चाहता है। उसका पूरा ध्यान केवल उस दहेज की रकम को हथियाने पर है। बिलासनी ने उसे चेतावनी दी कि बिना लड़की को जाने और बिना विज्ञान की समझ रखे वे एक पुराने और बेतुके रिश्ते में कैसे बन सकते हैं। नंदलाल ने सोफे पर झुकते हुए अपनी खतरनाक योजना का खुलासा किया। उसने कहा कि वो एक तीर से 3 शिकार करेगा। वो समाज को सबक सिखाएगा, अपने पिता को शिक्षा देगा और उस ससुर को भी सजा देगा जो पैसे के दम पर एक अनपढ़ लड़की का बोझ एक शिक्षित व्यक्ति के सिर पर डालना चाहता है। उसने बेशर्मी से स्वीकार किया कि वो केवल पैसा हड़पने के लिए शादी करेगा और बाद में उस विवाह को कानूनी तौर पर शून्य यानी नल एंड वॉइड करार दे देगा। विलासिनी ने जब उस मासूम लड़की के भविष्य के बारे में पूछा तो नंदलाल के स्वर में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उसने बड़ी निष्ठुरता से कहा कि दुनिया में हजारों कुमारे हैं, वो लड़की किसी से भी दोबारा ब्याह कर सकती है। उसने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए कहा कि वो तो खुद के लिए किसी मेम की तरह गोरी चिट्ठी और बिल्ली जैसी आंखों वाली पत्नी लेकर आएगा। उसकी बातें सुनकर कमरे में एक भारी सन्नाटा पसर गया, जिसमें केवल नंदलाल के अहंकार की गूंज बची थी। विलासिनी के बैठक खाने में विलायती ठाठ बाट के बीच बातों का सिलसिला अपनी चरम सीमा पर था। मिस्टर सिंह अपनी कुर्सी पर बड़े रौब से बैठे थे। उन्होंने विलासिनी की ओर देखते हुए बड़े ही उत्साह से कहा कि विलासिनी, आपको विलायत जरूर जाना चाहिए, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। अगर इस विवाह में कोई पाप या दोष है तो विलायत जाने से वो सब धुल जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विलासिनी में वो तमाम गुण हैं जो एक मेम साहब में होने चाहिए। वे हैट और कोट की लाज बखूबी रख सकेंगी और वहां के समाज में बिल्कुल एक सलीकेदार जॉन बुल की तरह नजर आएंगी। नंदलाल भी इस विलायती चर्चा में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसने अपनी आवाज में एक अजीब सा जोश भरते हुए कहा कि मिस्टर सिंह, एक बार मैं समंदर पार कर गया तो फिर देखूंगा कि भला कौन मुझे बंगाली का बेटा कह पाता है। उसने बड़े अचरज के साथ एक प्रश्न किया कि आखिर बांग्ला भाषा को पूरी तरह भूलने का क्या तरीका है। मिस्टर सिंह ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि ये उनकी बिरादरी का एक गुप्त राज है। उन्होंने सलाह दी कि नंदलाल पहले विलायत जाने का टिकट पक्का कराए, फिर वो उसे एकांत में ये राज बता देंगे। नंदलाल ने आगे ये भी पूछा कि क्या वो भी मिस्टर सिंह की तरह अपने शरीर से आने वाली देसी मिट्टी की महक को विलायती खुशबू में बदल पाएगा। मिस्टर सिंह ने उसे भरोसा दिलाया कि ये सब मुमकिन है। तभी विलासिनी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए एक व्यंग भरा सवाल किया। उसने पूछा कि नंदलाल बाबू, अगर आप विलायत चले जाएंगे तो फिर आपकी वो चादर निवारणी सभा कौन चलाएगा। नंदलाल ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया कि कॉलेज के दूसरे साल के लड़के काफी समझदार हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारी संभाल ही लेगा। उसने बड़ी ढिठाई से कहा कि जब वो विलायत से लौट कर आएगा तो वो चादर निवारणी नहीं बल्कि भात कपड़ा निवारणी सभा शुरू करेगा। विलासिनी ने अचानक अपने पति गौरीकांत की ओर बड़े ही तिरस्कार से देखा। वो कमरे के कोने में चुपचाप एक स्टूपिड की तरह खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। विलासिनी ने उसे झड़कते हुए कहा कि गौरी, तुम यहां खड़े होकर ये सब क्या सुन रहे हो? जाओ रसोई में जाओ, तुम्हें तो विज्ञान की ये ऊंची बातें समझ में भी नहीं आएंगी। गौरीकांत ने एक लंबी और बेबस आह भरी। उसने सिर झुकाया और रसोई की ओर बढ़ते हुए मन ही मन बुदबुदाया कि उसकी पत्नी तो साक्षात पुलिस की तरह है। गौरीकांत के जाते ही मिस्टर सिंह ने चुटकी ली कि विलासिनी के पति वाकई बहुत आज्ञाकारी हैं। विलासिनी ने गर्व के साथ जवाब दिया कि एक पति का सबसे बड़ा गुण अपनी पत्नी के प्रति अटूट भक्ति होना है। उसने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में कहा कि जो पति अपनी पत्नी का आदर नहीं करता वो पुरुष वेश्या के समान है। उसने अपनी पढ़ाई का हवाला देते हुए कहा कि अगर ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी महिलाएं अपने पतियों को वश में ना रख सकें तो ऐसी विज्ञान की पढ़ाई का क्या फायदा। नंदलाल ने विलासिनी की बातों का समर्थन किया और अपने पिता को कोसना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसके पिता उसके लिए एक ऐसी दकियानूसी और अनपढ़ लड़की ढूंढ रहे हैं जो हमेशा घूंघट में रहे, जिसे ना तो नाचने का होश हो ना ही दुनिया की कोई खबर हो।
तभी मिस्टर सिंह ने घड़ी की ओर देखा और उठते हुए कहा कि अब उनके दवाखाने जाने का समय हो गया है, जहां वो मुफ्त में डॉक्टरी सलाह देते हैं। विलासिनी ने बड़े ही मोहक अंदाज में उनसे दोबारा मिलने का वादा मांगा। मिस्टर सिंह ने बड़ी चालाकी से उनकी तारीफों के पुल बांधे और अगले दिन चाय पर मिलने का न्योता देकर वहां से विदा ली। उनके जाने के बाद विलासिनी ने नंदलाल से पूछा कि क्या वो सचमुच इस पुराने ढंग के रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। नंदलाल ने बड़ी कुटिलता के साथ जवाब दिया कि वह केवल दहेज के पैसों के लिए स्वांग रच रहा है। उसने विलासिनी के प्रति अपनी ईर्ष्या और आकर्षण जाहिर करते हुए कहा कि वह तो विलासिनी जैसी किसी ग्रेजुएट पत्नी का सपना देखता है। बातों ही बातों में जब नंदलाल ने भगवान का नाम लिया तो विलासिनी ने उसे टोका कि क्या वे अब भी भगवान को मानते हैं। नंदलाल ने हंसते हुए कहा कि जिस दिन से उन्होंने विज्ञान की किताब खरीदी है उसी दिन से उनका भगवान से भरोसा उठ गया है। विलासिनी से विदा लेते समय उसने उनकी एक तस्वीर की मांग की ताकि वह विलायत की मेमो के बीच अपनी देसी अंजल की यादों को संजो कर रख सके। विलासिनी बस मुस्कुराकर उसे देखती रह गई। विलासिनी के बैठक खाने में विलायती ढंग की सजावट और इत्र की मध्यम खुशबू के बीच नंदलाल ने जाने के लिए कोट संभाला। उसने विलासिनी की ओर एक प्रशंसा भरी नजर डाली और कहा कि जब वे गाउन पहनती हैं तो उनके सामने कोई भी मैम नहीं टिक सकती। इसके बाद जूतों की एक हल्की धमक के साथ नंदलाल कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में अब केवल विलासिनी रह गई थी। उसने पास खड़े बेरा को पुकारा। बेरा ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि जी बहू महाराज। विलासिनी ने बड़ी बेरुखी से पूछा कि बाबू इस समय क्या कर रहे हैं। बेरा ने बताया कि बाबू रसोई में मसाला पीस रहे हैं। विलासिनी ने नाक सिकोड़ते हुए आदेश दिया कि उसका खाना जल्दी मेज पर लगा दिया जाए क्योंकि वह स्नान करने जा रही थी। दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त होकर कमरे से बाहर निकल गए। उधर गोपीनाथ सरकार के घर में माहौल पूरी तरह अलग था। वहां कोई विलायती ठाट नहीं बल्कि केवल रुपयों की खनखनाहट और कर्ज का हिसाब किताब चल रहा था। गोपीनाथ एक पुरानी चौकी पर बैठे कागज के टुकड़ों पर कुछ जोड़ घटा रहे थे। उनकी आंखें लालच और चिंता से चमक रही थीं। उन्होंने बुदबुदाते हुए हिसाब लगाया कि हाथ में 4,600 रुपए नगद आए हैं। अगर 4,000 अलग रख दिए जाएं तो बचते हैं केवल 600। फिर उन्होंने शादी की रस्मों का खर्चा गिना, हल्दी, उपटन, ब्राह्मण, नाई और बरियात्रियों का आना जाना। उन्हें लगा कि इन सब में कम से कम 50 रुपए तो उड़ी जाएंगे। उन्होंने घटक को 50 रुपए देने का वादा किया था, पर अपनी कुटिल बुद्धि से उन्होंने तय किया कि उसे 15 या 20 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। उन्होंने सोचा कि इसके बाद तो चीनीबास मुदी का उधार चुकाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से चंद्र चक्रवर्ती से घर छुड़ाने के 1300 रुपए अलग से देने थे। तभी कमरे में झी यानी नौकरानी के भारी पैरों की आहट हुई। उसने तेज आवाज में पूछा कि धोबी आया है, क्या उसे कपड़े देने हैं? गोपीनाथ अपने हिसाब में इतने गहरे डूबे थे कि उन्होंने बात अनसुनी कर दी। वे मन ही मन गहनों और गिरवी रखे सामान के 500-700 रुपए जोड़ रहे थे। झी को गुस्सा आ गया। उसने पास आकर चिल्लाते हुए पूछा कि वे क्या बिड़बिड़ा रहे हैं और उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। उसने याद दिलाया कि आज महीने के 23 दिन बीत चुके हैं और अब तक उसका हिसाब नहीं हुआ। गोपीनाथ ने चिढ़कर पूछा कि आखिर उसे क्या चाहिए। उनका सिर चकरा रहा था और वे रुपयों के बोझ के नीचे दबे जा रहे थे। झी ने ताना मारते हुए कहा कि अभी तो शादी के रुपयों की पोटली घर भी नहीं आई और इनका ये हाल है। उसने फिर से धोबी के बारे में पूछा और बताया कि वह अपने पैसे भी मांग रहा है। गोपीनाथ ने बड़ी बेपरवाही से कहा कि धोबी को कपड़े दे दो, पर जो कपड़ा उन्होंने पहना है उसे रहने दो क्योंकि वह अभी साफ है। जब झी ने धोबी के पैसों की बात की तो गोपीनाथ ने वही पुराना राग आलापा कि लड़के की फुलशज्जा के अगले दिन सब चुकता कर देंगे। झी ने तंग आकर कहा कि ना जाने इस घर में वो दिन कब आएगा और कब उन्हें शांति मिलेगी। उसने बड़े तिरस्कार से कहा कि ये कोई शादी नहीं है बल्कि ये तो केवल पैसों का बाजार है। उसने ताना मारा कि अगर वे लोग गरीब होते तो समाज उन्हें इस तरह केवल रुपयों के पीछे भागने के लिए बिरादरी से बाहर कर देता। ये कहकर झी पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। गोपीनाथ अकेले रह गए। उन्होंने झी को बुरा भला कहा और सोचने लगे कि कर्ज के बोझ ने उनकी नाक में दम कर दिया है। उन्होंने बड़े ही पाषाण हृदय के साथ ये इच्छा की कि काश उनके कुछ लेनदार मर जाते, पर उन्हें लगा कि वे सब बहुत लंबी उम्र लेकर आए हैं और उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। गोपीनाथ सरकार की बैठक के भीतर की हवा में भारी सन्नाटा और लोभ की गंध खुली हुई थी। तभी साड़ी की सरसराहट और भारी कदमों की आहट के साथ उनकी पत्नी यानी घर की गिन्नी ने कमरे में प्रवेश किया। उनके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वे इस रिश्ते की रकम से खुश नहीं थीं। गिन्नी ने बड़े ही कड़वे लहजे में गोपीनाथ को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक पुरानी कहावत याद दिलाई कि जो इंसान अपने गुरु की बात नहीं मानता उसका अंत
बहुत बुरा होता है। गिन्नी का मानना था कि उनका बेटा नंदलाल कोई मामूली लड़का नहीं है और 4,000 रुपए उसकी काबिलियत के सामने बहुत कम है। उन्होंने गोपीनाथ की मर्दाना पकड़ पर भी सवाल उठाए। गोपीनाथ ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और दबे स्वर में कहा कि 4,000 की यह मांग भी उस लड़की वाले परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। लेकिन गिन्नी के पाषाण हृदय में रहम का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने तिरस्कार के साथ कहा कि उन लोगों के बर्बाद होने से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनकी नजर में तो नंदलाल के घर में अपनी बेटी देकर उस परिवार की 14 पुश्तें तर जाएंगी। उन्होंने लड़की की मां पर भी तंज कसा और उसे लालची कहा, जो अपने दामाद को गहने देने में जी छोटा कर रही थी। गोपीनाथ ने अपनी पत्नी के करीब जाकर एक गुप्त तरकीब बताई। उन्होंने धीरे से कहा कि एक बार सब कुछ पक्का हो जाए, फिर वे नंदलाल को चुपके से सिखा देंगे कि शादी की रस्म के दौरान वो अचानक जिद पकड़ ले और कुछ और रुपयों की मांग रख दे। गिन्नी ये सुनकर थोड़ी संतुष्ट हुई, पर उनके मन में एक और गहरा लालच दौड़ रहा था। उन्होंने कहा कि अगर साल भर के भीतर उस बहू के साथ कुछ बुरा हो गया तो तब तक नंदलाल की पढ़ाई और डिग्री की कीमत और बढ़ जाएगी। तब वे एक और शादी कराकर अपने लिए 2 मंजिला मकान और गांव भर के गहने हासिल कर लेंगी। तभी कमरे के बाहरी दरवाजे पर नौकरानी झी की तेज आवाज गूंजी। उसने बड़े ही व्यंग के साथ बताया कि बाहर कोई मड़ी पोड़ा यानी लाश जलाने वाला इंसान आया है, जो अपने साथ लकड़ियां और तेल लेकर खड़ा है। गोपीनाथ चौंक गए और उन्होंने पूछा कि वो किसकी बात कर रही है। झी ने ठहाका लगाया और कहा कि वो तो उसी सयाने घटक की बात कर रही है जो इस शरद यानी शादी का सारा इंतजाम देख रहा है। झी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जिस इंसान का पैसा खर्च होता है उसके लिए तो ये शरद के समान ही है। गोपीनाथ को लगा कि शायद लड़के वाले लड़के को परखने आए हैं। उन्होंने फौरन गिन्नी को दरवाजे की ओट में छिपने को कहा ताकि वे बातों ही बातों में कुछ और पैसा बढ़ा सकें। गोपीनाथ ने झी को आदेश दिया कि वो दौड़कर नंदलाल को बुला लाए, जो शायद चक्रवर्ती परिवार के घर पर बैठा था। कमरे में एक बार फिर से साजिशों और लालच का माहौल गहराने लगा था। झी अपने कमरे से बाहर निकली और गुस्से में बड़बड़ाने लगी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और वो मन ही मन गोपीनाथ और उनकी पत्नी को कोस रही थी। उसने सोचा कि आखिर उस बेचारी लड़की का क्या अपराध है कि उसे इस तरह लोभी कसाईयों के हाथ सौंपा जा रहा है। वो अपनी ही धुन में कहती जा रही थी कि जब से लड़का पढ़ लिख कर पास हुआ है तब से इन माँ बाप का पेट हंस की तरह बढ़ गया है, जिनका लालच कभी खत्म ही नहीं होता। उसने याद किया कि कैसे घोष परिवार ने अपनी 2 बेटियों की शादी में अपना सब कुछ लुटा दिया था और आज वे दरदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे। उसने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि जैसे शमशान में लाश जलाने का रेट तय होता है, वैसे ही शादियों में दहेज का भी रेट तय कर दें ताकि ये लोग ही बाप काबू में रहें। वो नंदलाल को ढूंढने निकली और उसके फैशन पर मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है और नाक पर शीशे की खिड़की लगाकर घूमता है। उधर गोपीनाथ सरकार के घर की बाहरी बैठक में हुक्के की मध्यम गुड़गुड़ाहट और पुरानी लकड़ी की चरमराहट के बीच गोपीनाथ बाबू, मनमथ बाबू, लोकनाथ बाबू और घटक महाशय बैठे थे। घटक ने नौकरों को आवाज लगाई, पर जब कोई नहीं आया तो उसने मनमथ बाबू को बहलाना शुरू किया। उसने बड़े ही सलीके से उस पुराने घर और चंडी मंडप की तारीफ की, ताकि मनमथ बाबू को लगे कि ये खानदानी रईस घराना है। घटक ने बड़ी चतुराई से झूठ बोला कि लड़की यहाँ रानी की तरह रहेगी और उसे कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उसने बताया कि गोपीनाथ बाबू खुद अपनी पसंद से भारी गहने बनवा रहे हैं, इसीलिए वे नकद पैसा ले रहे हैं। गोपीनाथ बाबू ने मनमथ बाबू की नौकरी के बारे में पूछा तो पता चला कि वे स्विंडल समगल कंपनी में कैशियर का काम करते हैं। गोपीनाथ की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने बड़ी बेशर्मी से ऊपरी कमाई के बारे में सवाल कर दिया। मनमथ बाबू ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि समय अब पहले जैसा नहीं रहा, पर उन्होंने अपने एक छोटे से आड़त का जिक्र कर दिया। घटक ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, पर गोपीनाथ ने तुरंत उस आड़त को अपने बेटे के नाम करने का सुझाव दे डाला। मनमथ बाबू ने सफाई दी कि वो आड़त उनकी पत्नी की अपनी संपत्ति है। तभी झी एक बार फिर कमरे में दाखिल हुई और उसने साफ कह दिया कि वे तंबाकू नहीं लाएगी क्योंकि उसके पास ढेर सारे बर्तन पड़े हैं। उसने नंदलाल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो आधे घंटे से केवल अपनी मांग निकालने और बाल संवारने में लगा है। उसने मनमथ बाबू को मोटे आदमी के रूप में पहचाना और तुरंत अपने लिए रेशमी साड़ी और गहनों की मांग रखती। उसने मनमथ बाबू से कहा कि बहू के आते ही मालकिन रसोई छोड़ देंगी और तब उसे ही सब संभालना होगा। गोपीनाथ बाबू ने झी के सामने हाथ जोड़ लिए और उसे घर के भीतर जाने को कहा। मनमथ बाबू ने मुस्कुराते हुए झी को आश्वासन दिया कि उसे उसकी मांग जरूर मिलेगी।
जिसके बाद झी वहां से विदा हुई। गोपीनाथ सरकार की बैठक में पुराने पंखे की मध्यम हवा और बाहर से आती किसी चिड़िया की चहचहाहट के बीच रिश्ते की बातें चल रही थीं। गोपीनाथ बाबू ने अपने मेहमानों की ओर देखते हुए कहा कि पुराने नौकरों का यही मसला है कि वो सिर पर चढ़ जाते हैं, और फिर वो झी तो थोड़ी पागल भी है, पर विश्वासी होने के कारण ही उसे घर में रखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने मेहमानों से उनका परिचय पूछा। लोकनाथ बाबू ने बड़ी विनम्रता के साथ जवाब दिया कि उनका नाम श्री लोकनाथ दास दे है। मनमथ बाबू ने तुरंत जोड़ते हुए बताया कि वे उनके बहनोई हैं और वासुदेवपुर हाईस्कूल के हेडमास्टर हैं, जो छुट्टियों में घर आए हुए हैं। घटक महाशय ने लोकनाथ बाबू की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि वे बहुत बड़े विद्वान हैं और उनकी लिखावट और विज्ञान की समझ पुराने जमाने की पक्की शिक्षा पर आधारित है। तभी कमरे के बाहर जूतों की तेज धमक गूंजी और नंदलाल ने बड़े ही आधुनिक अंदाज में कमरे के भीतर कदम रखा। उसने वहां बैठे लोगों को गुड डे कहकर अभिवादन किया और घटक महाशय की ओर देखकर उन्हें नील रतन बाबू कह दिया। मिस्टर सिंह ने फौरन उसे टोकते हुए अपनी पहचान याद दिलाई, पर नंदलाल की बेपरवाही का कोई ठिकाना नहीं था। जब मनमथ बाबू ने नंदलाल से उसका नाम पूछा तो उसने अंग्रेजी लहजे में जवाब दिया कि उसका नाम एन सरकार है। घटक महाशय ने उससे आग्रह किया कि वो अपना नाम बांग्ला में बताए, पर नंदलाल ने हिकारत के साथ उन्हें ही प्रश्न कर लिया कि वे कौन हैं। घटक ने खुद को रिश्तों का आधार बताया तो नंदलाल ने बड़े ही अपमानजनक तरीके से उनसे उनका लाइसेंस मांग लिया और उन्हें इडियट तक कह दिया। नंदलाल का मानना था कि आज के जमाने की यूनिवर्सिटी में एन सरकार कहना ही काफी है और लोगों को इसे समझ लेना चाहिए। मनमथ बाबू इस लड़के की उद्दंडता देखकर हैरान थे और उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये तो कोई जहाजी गोरा लगता है। लोकनाथ बाबू ने नंदलाल की शिक्षा को परखने के लिए एक छोटा सा गणित का प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि अगर 1 को 0 से भाग दिया जाए तो उत्तर क्या होगा। नंदलाल ये सुनकर हंस पड़ा और उसने इसे एक मामूली सवाल करार दिया। उसने लोकनाथ बाबू से ही प्रश्न कर लिया कि क्या वे ग्रेजुएट हैं। जब लोकनाथ बाबू ने मना किया तो नंदलाल ने बड़े घमंड से कहा कि वो उनके सामने अपनी परीक्षा नहीं दे सकता। मनमथ बाबू ने सफाई दी कि लोकनाथ बाबू एक सीनियर स्कॉलरशिप होल्डर हैं और हेडमास्टर हैं, पर नंदलाल ने उनकी बात काट दी। उसने बड़े ही घमंडी अंदाज में कहा कि स्कूल की पढ़ाई कॉलेज के विज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। उसने फिजिक्स, डायनामिक्स, एक्यूस्टिक्स और ऑप्टिक्स जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया और दावा किया कि पुराने जमाने के लोगों में यूनिवर्सिटी के इस असीमित ज्ञान को समझने की क्षमता ही नहीं है। गोपीनाथ बाबू ने अपने बेटे नंदलाल की ओर बड़े ही गर्व और उम्मीद भरी नजरों से देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, थोड़ा अपना परिचय तो दो, इन मेहमानों को भी पता चले कि तुमने विज्ञान और अंग्रेजी में कितनी तरक्की कर ली है। नंदलाल अपनी कुर्सी से बड़े ही अकड़ के साथ खड़ा हुआ। उसके जूतों की फर्श पर तीखी धमक गूंजी। उसने अपने चश्मे को नाक पर ठीक किया और बड़े ही नाटकीय अंदाज में अपना भाषण शुरू किया। नंदलाल ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा घमंड था। उसने मिल्टन की पंक्तियों का हवाला देते हुए इंसान की पहली अवज्ञा का जिक्र किया और चादर यानी चादर पहनने की प्रथा को बंगालियों के लिए एक बम की तरह बताया। उसने बड़े ही जोश के साथ कहा कि चादर पहनने का ये रिवाज बंगाल के लोगों को दुख के सागर में डुबो रहा है और इस बुराई को बयां करने के लिए वेबस्टर की डिक्शनरी में भी सही शब्द नहीं मिलेंगे। भाषण खत्म होते ही उसने एक पैम्फलेट मेज पर पटक दिया और अपनी जगह पर बैठ गया। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जिसे केवल मेहमानों की अचरज भरी सांसों ने तोड़ा। घटक महाशय तो जैसे निहाल हो गए। उन्होंने तालियां बजाते हुए कहा कि मनमथ बाबू, देखिए तो सही, ये लड़का तो साक्षात केशव सेन है। इसकी अंग्रेजी तो ऐसे निकलती है जैसे माचिस की तीली जलाते ही आग भभक उठती है। उन्होंने मनमथ बाबू से आग्रह किया कि अब देर ना करें और शुभ काम के लिए अपना आशीर्वाद दे दें। मनमथ बाबू ने जेब से एक सोने की मोहर निकाली। उसकी सुनहरी चमक कमरे की मध्यम रोशनी में कौंध गई। उन्होंने दीर्घजीवी हो कहते हुए वो मोहर नंदलाल को थमा दी। नंदलाल ने वो मोहर हाथ में ली और अपनी जेब में डालते हुए खड़ा हो गया। उसने अपनी घड़ी देखी और बड़ी बेरुखी से कहा कि उसे माफ करें, वो अब और नहीं बैठ सकता। उसका बिलासनी कार फर्मा के घर पर एंगेजमेंट है और फिर उसे मिस्टर सिंह के बुलावे पर गोरस्थान यानी कब्रिस्तान भी जाना है। गोपीनाथ बाबू ने जब वो मोहर मांगी ताकि वो उसे सुरक्षित रख सकें, तो नंदलाल ने उन्हें झड़क दिया। उसने बड़े ही अपमानजनक तरीके से कहा कि उसे पॉलिटिकल इकोनॉमी न सिखाई जाए और गुड मॉर्निंग कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके भारी जूतों की आवाज धीरे धीरे बरामदे में दूर होती चली गई। मनमथ बाबू ने गहरी सांस ली और बोले कि
लड़का पढ़ा लिखा तो बहुत है, पर उसका मिजाज बड़ा ही कड़वा है। गोपीनाथ बाबू ने बचाव करते हुए कहा कि ये सब कॉलेज की गर्मी है, गोरे साहबों के साथ पढ़ने से अक्सर लड़कों का मिजाज ऐसा ही हो जाता है। लोकनाथ बाबू, जो खुद एक हेडमास्टर थे, उन्होंने तजर्बे के साथ कहा कि एलए क्लास की पढ़ाई अक्सर लड़कों के खून में ऐसी ही गर्मी पैदा कर देती है, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बातों बातों में मनमत बाबू ने बताया कि उन्हें अब अलीपुर जाना है, क्योंकि उनकी एक गवाही यानी सफीना है। गोपीनाथ बाबू ने मजाक में कहा कि गवाही देने के भी 2 पैसे मिल ही जाएंगे। घटक ठाकुर ने भी अपना दांव खेला और कहा कि रिश्ता पक्का होने की खुशी में दोनों पक्ष मिलकर उन्हें एक छोटा सा मकान बनवा कर दें। तभी कमरे के बाहर से पीतल के हुक्के की आवाज आई। झाई यानी नौकरानी तंबाकू लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा अब भी गुस्से से तमतमाया हुआ था। घटक महाशय ने जब हुक्का लेना चाहा तो झी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह तंबाकू केवल लड़की के बाप के लिए लाई है, ताकि वे खुश होकर उसे साड़ी और गहने दे सकें। गोपीनाथ बाबू ने एक बार फिर उसे घर के भीतर जाने के लिए डांटा। घटक महाशय ने हार मानकर कहा कि अब रहने दो, वे तंबाकू के बिना ही काम चला लेंगे। कमरे में एक बार फिर से रिश्तों के सौदे और स्वार्थ की मध्यम गूंज बाकी रह गई थी। मेहमानों के जाने के बाद कमरे में जूतों की आखिरी धमक शांत हुई और एक भारी सन्नाटा पसर गया। गोपीनाथ बाबू ने अपनी नौकरानी झी की ओर मुड़कर उसे जोर से डांटा। उन्होंने उसे आवारा और बेशर्म कहा, जो मेहमानों के सामने मुंह खुल देती थी। तभी उनकी पत्नी गिन्नी ने भी कमरे में प्रवेश किया और झी को सुई जैसी चुभने वाली औरत कहकर उसका अपमान करना शुरू कर दिया। गिन्नी ने चिल्लाते हुए कहा कि वो झी को झाड़ू मारकर घर से बाहर निकाल देंगी, क्योंकि उसने उनके बेटे को भला बुरा कहा था। झी ने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की और अपनी आंखों में गुस्सा भरकर जवाब दिया। उसने साफ कह दिया कि वो अभी के अभी नौकरी छोड़ देगी, बशर्ते उसे अब तक की सारी तनख्वाह तुरंत दे दी जाए। गोपीनाथ बाबू ने अपनी कुटिलता दिखाई और कहा कि वे अभी पैसे नहीं देंगे और उसे जो करना है कर ले, चाहे तो मुकदमों की नलीस यानी शिकायत कर दे। झी ने जाते जाते एक भयानक शाप दिया कि सोमवार के बाद अगर मंगलवार आता है और सूरज के बाद चांद निकलता है तो उसका ये शाप जरूर सच होगा कि गोपीनाथ के बेटे की शादी कभी सुखद नहीं होगी और उन्हें अपनी संतान का शोक मनाना पड़ेगा। ये कहकर झी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। गोपीनाथ और उनकी पत्नी बस उसे गुस्से में जाते हुए देखते रह गए। दृश्य बदला और अब मनमत बाबू के घर पर शादी का माहौल था। शहनाई की गूंज और मेहमानों की गहमा गहमी के बीच एक कोने में मनमत बाबू और गोपीनाथ बाबू के बीच तीखी बहस चल रही थी। मनमत बाबू ने हाथ जोड़कर गोपीनाथ से पूछा कि अब इस आखिरी समय में वे नहीं मांगे क्यों रख रहे हैं। शादी की वेदी के पास खड़े होकर गोपीनाथ बाबू 500 रुपए और मांग रहे थे। मनमत बाबू ने रोते हुए कहा कि उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया है और अपनी सारी जमा पूंजी दे दी है। अब उनके पास और पैसे नहीं बचे हैं। उन्होंने अपनी जाति की दुहाई दी और गोपीनाथ से रहम की भीख मांगी। गोपीनाथ बाबू ने बड़े ही पाषाण हृदय के साथ सारा दोष अपने बेटे नंदलाल पर मढ़ दिया। उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा कि वे तो 1 पैसा भी नहीं छूना चाहते, पर उनका बेटा और उसकी मां संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने मनमत बाबू को सलाह दी कि वे खुद जाकर दूल्हे को मनाएं। घटक महाशय ने भी बीच बचाव करते हुए मनमत बाबू को कुछ और सहने की सलाह दी, ताकि शुभ कार्य संपन्न हो सके। मनमत बाबू ने हार मानकर कहा कि दुश्मन की भी कभी बेटी ना हो, और वे भारी मन से घटक के साथ भीतर चले गए। मनमत बाबू के जाते ही गोपीनाथ बाबू ने अपने हजाम यानी नाई परमानिक को बुलाया। उन्होंने परमानिक के कान में चुपके से निर्देश दिए कि वो तुरंत नंदलाल के पास जाए और उसे सिखा दे कि वो अपनी बात पर अड़ा रहे। उन्होंने परमानिक को समझाया कि वो नंदलाल से कहे कि लड़की की मां के पास अब भी कुछ छिपा हुआ पैसा या गहने जरूर होंगे, इसलिए वो कम से कम आधा हिस्सा तो वसूल ही ले। गोपीनाथ ने यह भी ताकीद की कि सारा पैसा नंदलाल खुद अपने पास रखे, ताकि गोपीनाथ की छवि साफ बनी रहे। परमानिक ने सिर हिलाया और दबे पांव नंदलाल की ओर चल दिया। गोपीनाथ के चेहरे पर एक कपटी मुस्कान थी, क्योंकि उनका लालच अब अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। रात का गहरा सन्नाटा था और कमरे के एक कोने में रखे दिए की लौ हल्की आवाज के साथ फड़फड़ा रही थी। गोपीनाथ सरकार अकेले बैठे थे और उनके दिमाग में रुपयों का हिसाब चल रहा था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा कि उनका बेटा नंदलाल वाकई बहुत सयाना है। उसने बिल्कुल सही समय पर अपनी चाल चली है। गोपीनाथ अब उसकी खुशी के लिए बाहरी कमरा साफ करवाएंगे
और वहां बढ़िया टेबल और कुर्सी खरीद कर रखेंगे ताकि नंदलाल वहां ठाठ से बैठ सके। उन्होंने सोचा कि वे नंदलाल पर 50-60 रुपए और खर्च करेंगे, क्योंकि आखिर ये सब पैसा तो उसी का है। गोपीनाथ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। वे बस ये चाहते थे कि किसी तरह ये रात बीत जाए ताकि वो अपने लेनदारों के साथ हिसाब चुकता कर सकें। उन्होंने सोचा कि अगर लेनदार कुछ रियायत नहीं देंगे तो वे उन्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। वे तो कंपनी के कागजात खरीदने या रुपयों को ऊंचे ब्याज पर चलाने की योजना बना रहे थे। उनके मन में चक्रवर्ती के प्रति ईर्ष्या थी और वे उन्हें नीचा दिखाने का सपना देख रहे थे। सबसे भयानक तो ये था कि गोपीनाथ ये चाह रहे थे कि उनकी ये बहू साल भर के भीतर ही मर जाए। उन्होंने सोचा कि तब तक नंदलाल और भी पढ़ लिख जाएगा और वे उसकी दूसरी शादी 10,000 रुपए से कम में नहीं करेंगे। वे एक बड़े अमीर आदमी बनने का स्वप्न देख रहे थे। तभी बाहर बरामदे में जूतों की मधम धमक सुनाई दी और मनमथ बाबू के साथ घटक महसे ने कमरे में प्रवेश किया। घटक महसे बड़े ही उल्लास में थे और सिद्धिदाता गणेश और प्रजापति की महिमा का बखान कर रहे थे। गोपीनाथ ने चकित होकर पूछा कि आखिर क्या बात हुई है। मनमथ बाबू का चेहरा उतरा हुआ था और उनके सवर में गहरी उदासी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना सब कुछ झाड़ पोंछकर केवल 70 रुपए और अपनी पत्नी की कमर की सोने की तगड़ी का इंतजाम किया है। घटक महसे ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की और कहा कि यह सब तो लड़की का ही है। उन्होंने गोपीनाथ को यकीन दिलाया कि उनकी बहू इस घर में आकर अपने पति को अपनी उंगलियों पर नचाएगी। गोपीनाथ ने बड़े ही ढोंग के साथ हाथ जोड़ लिए और कहा कि वे तो उस पैसे को छूना भी नहीं चाहते। उन्होंने दावा किया कि वे पैसा उनकी बहू का है और उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। मनमथ बाबू ने जब उन्हें कुछ खाने के लिए कहा तो गोपीनाथ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इतनी रात को खाना उन्हें हजम नहीं होता। वे सुबह जल्दी आने का वादा करके वहां से चलने लगे। उन्होंने मनमथ बाबू को हिदायत दी कि नंदलाल को सोने दिया जाए ताकि उसकी सेहत खराब ना हो। घटक महाशय ने भी विदा ली और सुबह आकर दोनों पक्षों से अपना इनाम लेने की बात कही। मनमथ बाबू के जाते ही गोपीनाथ बाबू ने अपने हजाम परमाने को पास बुलाया। उन्होंने उसके कान में फुसफुसाते हुए निर्देश दिए कि वो तुरंत नंदलाल के पास जाए। उन्होंने उसे सिखाया कि वो नंदलाल से कहे कि वो अपनी जिद पर अड़ा रहे, क्योंकि लड़की की मां के पास अब भी कुछ गहने जरूर होंगे। गोपीनाथ ने ताकीद की कि सारा पैसा नंदलाल खुद अपने पास रखे ताकि गोपीनाथ की छवि साफ बनी रहे। परमानिक ने सिर हिलाया और दबे पांव वहां से चला गया। इसके बाद कमरे में एक बार फिर से वही खामोशी छा गई, जहां केवल स्वार्थ की मध्यम सरसराहट बाकी थी। गोपीनाथ बाबू ने विदा ली। मनमथ बाबू ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और उनके पीछे पीछे घटक महाशय भी चल पड़े। घटक महाशय की आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। वे मनमथ बाबू की दानवीरता की तुलना किसी प्रतापी राजा से कर रहे थे। उनकी बातों की गूंज और भारी जूतों की आवाज गलियारे में गूंजी और फिर धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। कहानी का दृश्य अब बासर घर यानी दूल्हा दुल्हन के कमरे की ओर मुड़ा। वहां का माहौल चमेली के फूलों की भीनी खुशबू और चूड़ियों की खनक से महक रहा था। रेशमी साड़ियों की सरसराहट के बीच नृत्यकाली ने दूल्हे की ओर देखकर एक सवाल उछाला। उसने पूछा कि आखिर दूल्हा राजा इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हैं? वो तो रात भर जागकर बातें करने के इरादे से आई थी। नंदलाल ने मन ही मन सोचा कि उसे चुप नहीं रहना चाहिए, वरना ये लोग उसे बुद्धू और नीरस समझेंगे। तभी सूरत कुमारी ने उसे बताया कि नृत्यकाली उसकी बड़ी साली है। नंदलाल ने बड़े ही अंग्रेजी अंदाज में उसका पूरा नाम पूछा। सूरत ने मजाक में कहा कि नृत्यकाली तुम्हारी साली? मोहिनी को यह सुनकर हंसी आ गई। उसने चुटकी लेते हुए कहा कि कॉलेज में पढ़ने के बाद भी क्या दूल्हे को यह नहीं पता कि वे लोग कायस्थ हैं और ये लड़की बोस परिवार की है? उसने सूरत से मजाक में कहा कि वो दूल्हे का कान मरोड़ दे। नंदलाल ने तुरंत अपनी गलती सुधारी और कहा, अच्छा तो नृत्यकाली बोस? ये सुनते ही कमरे में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। सूरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब दूल्हे को उसे जीवन कृष्ण दासी भी कह देना चाहिए। देखते ही देखते मोहिनी और सूरत ने दूल्हे के दोनों कान पकड़कर मरोड़ दिए। नंदलाल दर्द से चिल्ला उठा। उसने कहा कि यह तो सरासर जुल्म है और स्त्री स्वतंत्रता के खिलाफ है। उसने याद दिलाया कि उसकी परिचित बिलासिनी कारफरमा तो अपने पति के कान नहीं मरोड़ती। मोहिनी ने पलटकर जवाब दिया कि जब दूल्हा उनके सरला और अबला जैसे नामों के साथ ऐसे कड़वे सरनेम जोड़ रहा है तो उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। बसंत कुमारी ने भी सुर में सुर मिलाया और कहा कि अगर उसके पति ने सुन लिया कि उसका नाम बसंत कुमारी मजुमदार पुकारा जा रहा है तो वे उसे उसी वक्त त्याग देंगे। नृत्यकाली ने माहौल को शांत करते हुए कहा कि झगड़ा छोड़कर अब कुछ गाना बजाना होना चाहिए। उसने नंदलाल से गाना सुनाने की गुजारिश की। नंदलाल के कान अब भी लाल थे और वे दर्द से जल रहे थे।
बसंत कुमारी ने दया दिखाते हुए उसके कान पर हाथ फेरा और उसे गाना गाने के लिए मनाया। नंदलाल ने अपनी विज्ञान वाली बुद्धि लगाते हुए कहा कि उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि ये महिलाएं अब पुराने कुसंस्कारों को छोड़कर पुरुषों के साथ मिलकर आमोद प्रमोद करना सीख गई हैं। उसे लगा कि ये भारत की तरक्की की पहली सीढ़ी है। तभी उसकी नजर अपनी दुल्हन पर पड़ी, जो लाल जोड़े में चुपचाप एक पोटली की तरह बैठी थी। उसने बड़ी उत्सुकता से एक प्रश्न किया कि आखिर ये शांत पोटली कौन है। सूरत ने हंसते हुए जवाब दिया कि ये उनकी 7 राजाओं का धन है और नंदलाल की कला बहू है। उसने ताना मारा कि पूरी जिंदगी इसकी पहचान ही तो करनी है, अभी के लिए गाना शुरू करो। नंदलाल ने जब गाने की कमान महिलाओं को सौंपी तो मोहिनी ने नृत्यकाली से गाने का आग्रह किया। नृत्यकाली थोड़ी झिझकी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके पिता सुन न लें, पर सूरत ने उसे भरोसा दिलाया कि मामा बाहर के कमरे में सो रहे हैं। नंदलाल ने भी उसे उत्साहित किया और वादा किया कि वो इस शाम के बारे में अखबार में जरूर छपवाएगा। बासर घर में हंसी मजाक का दौर चल रहा था और चारों ओर चमेली के फूलों की महक फैली हुई थी। नृत्यकाली ने जब सुना कि नंदलाल उसकी चर्चा अखबार में करेगा तो वो घबरा गई। उसने साफ कह दिया कि अगर उसकी बातों को दुनिया के सामने लाया गया तो वो बिल्कुल नहीं गाएगी। लेकिन बसंत कुमारी ने उसे गले से लगाया और बड़े प्यार से गाने के लिए मनाया। नृत्यकाली ने हार मान ली और अपनी सुरीली आवाज में जोगिया खेमा राग का एक सुंदर गीत छेड़ दिया। गीत के बोल किसी विरही योगी की दास्तान सुना रहे थे और कमरे में मौजूद हर कोई उस मधुर धुन में खो गया। नंदलाल उसकी आवाज पर मुग्ध हो गया और उसने जोर से बरावो कहकर उसकी तारीफ की। उसने कहा कि गीत की रचना बहुत सुंदर है। नृत्यकाली ने मुस्कुराते हुए नंदलाल से भी एक गाना सुनाने की गुजारिश की। उसने चाहा कि नंदलाल किसी थिएटर का कोई मशहूर गाना सुनाए। ये सुनते ही नंदलाल के माथे पर बल पड़ गए। उसने बड़ी हिकारत के साथ कहा कि इस पवित्र बासर घर में वो थिएटर के अपवित्र गाने भला कैसे गा सकता है। उसे लगा कि इन महिलाओं की पसंद बहुत घटिया है। मोहिरी ने बीच में टोकते हुए कहा कि नृत्यकाली ने जो अभी गीत गाया वो भी तो थिएटर का ही था। उसने बताया कि नृत्यकाली का पति उसे हमेशा थिएटर दिखाने ले जाता है और उसने वहीं से ये सब गाने सीखे हैं। ये सुनकर नंदलाल आग बबूला हो गया। उसने कहा कि अगर उसे पहले पता होता कि ये थिएटर का गाना है तो वो उसी वक्त उठकर चला जाता। उसने अपनी पुरानी परिचित बिलासिनी कार फर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि उसे इस अशुद्धता के लिए प्रायश्चित करना होगा। सूरत कुमारी को नंदलाल का ये व्यवहार बहुत अजीब लगा। उसने बसंत कुमारी से फुसफुसाते हुए पूछा कि आखिर ये लड़का सबको अपनी बहन क्यों कह रहा है। नंदलाल ने बड़े घमंड के साथ जवाब दिया कि भले ही कोई घर के भीतर पत्नी हो, पर समाज की नजरों में वे सब उसकी बहनें ही हैं। ये सुनकर कमरे में ठहाका गूंज उठा और सूरत कुमारी ने उसे बहन भजने वाला कहकर चिढ़ाया। नृत्यकाली ने सबको शांत कराया और नंदलाल से अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनाने को कहा। नंदलाल ने अपनी आंखें मूंद लीं और सबको भी आंखें बंद करके अपना मन पवित्र करने को कहा। उसने रामकेली भैरव राग में एक बेहद गंभीर और डरावना गीत शुरू कर दिया। वो गीत शादी की खुशी के बारे में नहीं, बल्कि मौत के आखिरी पलों के बारे में था। उसने गाया कि जब शरीर को छोड़कर आत्मा रूपी पक्षी उड़ जाएगा तब क्या होगा। उसने धमनी के रुकने, गले से निकलने वाली घड़-घड़ की आवाज और चश्मे के गिर जाने का ऐसा भयानक वर्णन किया कि बासर घड़ का खुशनुमा माहौल मातम में बदलने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और ठान दीदी भीतर दाखिल हुईं। उनकी चूड़ियों की खनक और भारी कदमों की आवाज ने नंदलाल के गाने को बीच में ही तोड़ दिया। ठान दीदी का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने चिल्लाते हुए नंदलाल को मनहूस कहा और डांटा कि शादी जैसे शुभ काम के दिन वो मड़ा फूंकने और मौत के गाने भला कैसे गा सकता है। उनकी आवाज की कड़क ने पूरे कमरे को सन्नाटे में डुबो दिया। बासर घर में रात अब बीतने को थी। सुबह की पहली किरण खिड़कियों के झरोकों से झांकने लगी थी और बाहर पेड़ों पर चिड़ियों का शोर बढ़ने लगा था। सूरत कुमारी ने मुस्कुराते हुए ठाकुन दीदी से कहा कि वे बुरा न माने, उनका ये नया पोता दामाद बस मजाक कर रहा है। ठाकुन दीदी ने अचरज से नंदलाल की ओर देखा और प्रश्न किया कि आखिर उसने ऐसी अजीब रसकिता कहां से सीखी है। नंदलाल ने एक लंबी ठंडी सांस भरी और बड़े ही घमंड के साथ देश की हालत पर अफसोस जताया। उसने कहा कि हाय, हमारे देश की औरतें कब बिलासिनी कारफर्मा और कामिनी भट्टाचार्य की तरह पढ़ी लिखी और सयानी होंगी। ठाकुन दीदी को उसकी बातें कुछ अजीब लगी। उन्होंने पूछा कि क्या उसे अपनी दुल्हन पसंद नहीं आई जो वह बासर घर में दूसरी औरतों को याद कर रहा है। नंदलाल ने अपनी नाक से कोड़ी और कहा कि उसकी अपनी दुल्हन से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है।
उसने दलील दी कि वह लड़की अभी नाबालिग है और उसमें अभी विज्ञान की वो गहराई नहीं है जो उसकी ऊंची बातों का जवाब दे सके। ठाकुर दीदी ने हंसकर उसे समझाया कि अब वह लड़की उसकी हो चुकी है और वह उसे अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़ा लिखा सकता है। सुबह होने वाली थी, इसलिए ठाकुर दीदी ने सबको सोने की सलाह दी ताकि दूल्हा भी थोड़ा आराम कर सके। नंदलाल के मन में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि अब और देरी करना ठीक नहीं होगा। अगर सुबह हो गई तो उसका यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसने अपने पेट को जोर से पकड़ा और चेहरा बिगाड़ते हुए कहा कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है और उसे तुरंत बाहर जाना पड़ेगा। थांदी ने सोचा कि मरीज के साथ मेरा कोई बुरा बर्ताव नहीं हो सकता। उसने फौरन नित्यकाली को आवाज दी और उसे दूल्हे के साथ पिछवाड़े तक जाने को कहा। नित्यकाली ने उसे पानी पीने का न्योता दिया और दोनों कमरे से बाहर निकल गए। भारी दरवाजा एक कराह के साथ बंद हुआ और कमरे में सन्नाटा पसर गया। बासर घर में अब ठान दीदी और दुल्हन कुमुदनी ही बची थीं। ठान दीदी ने कुमुदनी का घूंघट उठाया और प्यार से पूछा कि उसे अपना पति कैसा लगा। कुमुदनी ने शर्माते हुए बस जाओ कहकर बात टाल दी। ठान दीदी ने उसे चेतावनी दी कि उसे अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी, वरना वो इस पढ़े लिखे पति के साथ निभा नहीं पाएगी। कुमुदनी ने बड़ी मासूमियत से कह दिया कि वो उसके साथ जाएगी ही नहीं। तभी अचानक नृत्यकाली घबराई हुई हालत में कमरे के भीतर दौड़ी आई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने चिल्लाकर पूछा कि दुल्हा कहाँ गया। ठान दीदी हैरान रह गईं। उन्होंने बताया कि वो तो नृत्यकाली के साथ ही गया था। नृत्यकाली ने रोते हुए बताया कि वो बाहर तो है ही नहीं, नौकरानी पानी लेकर गई थी पर उसे भी दुल्हा कहीं नजर नहीं आया। ठान दीदी को लगा कि शायद वो अंधेरे में रास्ता भटक कर बाहरी कमरे की ओर चला गया होगा। दृश्य अचानक बदला और मनमत बाबू के घर के बाहरी हिस्से में मनमत बाबू बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने अपने नौकर को डांटा कि वो दूल्हे को चौराहे पर ढूंढ कर आए। नौकर ने बताया कि उसने घर का कोना कोना छान मारा है पर दूल्हा कहीं नहीं है। उसने एक चौंकाने वाली बात बताई कि पिछवाड़े के दरवाजे पर दूल्हे के जरी वाले जूते वैसे ही पड़े थे पर दूल्हा गायब था। मनमत बाबू का हृदय बैठने लगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या नरत हो गया है। उन्होंने नौकर को फिर से घर के भीतर जाकर तलाश करने का हुक्म दिया। मनमत बाबू के आंगन में भोर की पहली किरणें बिखरी हुई थीं, पर उनके मन में गहरा अंधकार छाया हुआ था। वे घबराए हुए इधर उधर देख रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। चिंतातुर मनमत बाबू सोच रहे थे कि लड़का आखिर कहाँ जा सकता है। क्या वो सारे रुपए पैसे लेकर चंपत हो गया? उसका मिजाज तो वैसे ही अंग्रेजी और तेज था। तभी गोपीनाथ सरकार और उनके पीछे पीछे झी ने बैठक में प्रवेश किया। गोपीनाथ की आंखों में नींद की खुमारी थी और वे थके हुए से लग रहे थे। गोपीनाथ ने पास आते ही पूछा कि क्या सब जाग गए हैं। उन्होंने बताया कि वे रात भर सो नहीं पाई थे और बस थोड़ी देर सुस्ताकर फौरन चले आए। मनमत बाबू ने तड़प कर प्रश्न किया कि दूल्हा कहाँ गया, क्या वो घर वापस नहीं पहुंचा? गोपीनाथ हकबका गए और उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि भला वो घर कैसे जा सकता था, अभी तो बासी शादी की रस्में बाकी थीं और उन्हें तो लगा था कि वे यहां से दूल्हा दुल्हन को साथ लेकर जाएंगे। मनमत बाबू ने रुआ से स्वर में बताया कि भोर के वक्त वो पायखाने में गया था और तब से उसका कोई पता नहीं है। गली कूचे सब छान मारे पर उसका कहीं सुराग नहीं मिला और यहां तक कि वो अपने कीमती जूते भी वहीं छोड़ गया है। गोपीनाथ के माथे पर पसीना आ गया और उन्हें डर सताने लगा कि कहीं वो ड्रेनेज के गड्ढे में तो नहीं गिर गया। पर मनमथ बाबू ने साफ किया कि वो एक मंजिला घर है और उसका कनेक्शन ऐसा नहीं है कि कोई गिर जाए। गोपीनाथ की चिंता अब रुपयों की ओर मुड़ गई और उन्होंने पूछा कि आखिर वे सारे रुपए पैसे कहाँ थे। मनमथ बाबू ने बताया कि दूल्हे ने सारे नोट अपनी धोती के खूंट में बांधकर पेट के पास मजबूती से खूंस रखे थे। गोपीनाथ को शक हुआ कि शायद रास्ते में किसी ने उसे लूट लिया हो, लेकिन मनमथ बाबू का कहना था कि क्या डाकू रात भर पायखाने में उसका इंतजार कर रहे थे। अगर कोई छीना भचटी होती तो पूरा घर जाग जाता। गोपीनाथ का शक अब मनमथ बाबू के परिवार पर जा टिका और उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सब घर के भीतर ही हुआ है और उनका लड़का गुम कर दिया गया है। उन्होंने धमकी दी कि वे अभी पुलिस के पास जाएंगे और बासर घर में मौजूद सभी महिलाओं की तलाशी दिलवाएंगे। मनमथ बाबू आहत हो गए और उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्होंने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटाकर बेटी का ब्याह किया है। क्या उनकी बेटियां और भांजियां मिलकर दूल्हे का कत्ल करके लाश गायब कर देंगी? तभी झी ने एक तीखा ठहाका लगाया और गोपीनाथ की ओर देखकर कहा कि इस बूढ़े का दिमाग अब ठिकाने नहीं है। उसने मजाक उड़ाया कि क्या दूल्हा कोई खटमल था जिसे औरतों ने तकिए के नीचे दबाकर मार डाला।
झी ने कड़वा सा चुगलते हुए कहा कि वो हट्टा कट्टा लड़का खुद ही भागा है क्योंकि वो अपने बाप के हाथ में पैसा नहीं देना चाहता था। गोपीनाथ ने गुस्से में उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। झी ने साफ कह दिया कि वो गोपीनाथ के पीछे पीछे आई है ताकि अपना पिछला बकाया पैसा वसूल कर सके। उसने गोपीनाथ की पोल खोलते हुए बताया कि वो लड़का तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था और वो कभी अपने बाप को पैसा नहीं देता। मनमत बाबू को लगा कि उन पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि एक तरफ सब कुछ लूट गया और ऊपर से ये नया संकट आ पड़ा। झी ने गोपीनाथ से कहा कि वो कहीं से भी लड़का ढूंढ कर लाए और बासी शादी पूरी कराए। झी ने अपनी 1.5 साल की तनख्वाह मांगते हुए गोपीनाथ को खूब खरी खोटी सुनाई और उन्हें जो चोर करार दिया। इसी गहमा गहमी के बीच घटक महस्य ने कमरे में प्रवेश किया, क्योंकि वे अपनी विदाई और इनाम के लालच में डूबे हुए थे। उन्होंने दोनों समधियों को एक साथ देखकर उम्मीद जताई कि उन्हें अब उनका मेहनताना मिल जाएगा, पर जब उन्हें पता चला कि दूल्हा गायब है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। झी ने घटक का मजाक उड़ाया और पूरे आंगन में अब केवल आरोपों की गूंज और टूटे हुए सपनों की आहट बाकी थी। मनमत बाबू के आंगन में भोर की मध्यम रोशनी फैल रही थी, पर वहां का वातावरण भारी सांसों और आक्रोश से भरा हुआ था। आस पड़ोस के लोग तेजी से आंगन में जमा होने लगे थे। उनकी आवाजों में हैरानी और गुस्से का मिला जुला स्वर था। सबसे पहले एक पड़ोसी ने भीतर कदम रखा और ऊंची आवाज में मनमत बाबू से पूछा कि आखिर ये कैसी खबर सुनने को मिल रही है। मनमत बाबू ने अपना सर पकड़ लिया और भारी मन से कहा कि अब उनकी किस्मत ही फूट गई है। दूसरे पड़ोसी ने तुरंत सवाल किया कि क्या दूल्हा वाकई भाग गया है। तभी तीसरे पड़ोसी ने आग में घी डालते हुए कहा कि सुना है कि बड़ी बेटी के गहनों का बक्सा भी उसी कमरे में था और वो लड़का उसे भी लेकर चंपत हो गया है। आंगन में फुसफुसाहट बढ़ गई। दूसरा पड़ोसी संदेह भरे स्वर में बोला कि उसे तो ये भी शक है कि क्या वो लड़का वाकई कायस्थ परिवार का था। पहले पड़ोसी ने मनमत बाबू को ही खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि मनमत बाबू ने महज लड़के के पढ़े लिखे होने की बात सुनकर होश खो दिए थे। उन्होंने ना तो पड़ोसियों से सलाह ली और ना ही लड़के के घर बार की ठीक से जांच पड़ताल की। अब नतीजा सबके सामने था कि वे एक नीच धोखेबाज के चंगुल में फंस गए थे। दूसरे पड़ोसी ने इधर उधर देखते हुए पूछा कि लड़के का बाप यानी बरकत्ता कहाँ है। मनमत बाबू ने हाथ के इशारे से कोने में खड़े गोपीनाथ की ओर इशारा किया। पड़ोसी गोपीनाथ पर बरस पड़ा। उसने कहा कि गोपीनाथ के बाल सफेद हो चुके हैं और वो मौत के दरवाजे पर खड़ा है, पर उसकी धोखेबाजी कम नहीं हुई। गोपीनाथ ने अपनी बेगुनाही का ढोंग करते हुए पूछा कि आखिर उसका क्या अपराध है। पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा कि अपराध ये है कि उसने अपने बेटे के साथ मिलकर एक भले आदमी की इज्जत और जात मिट्टी में मिला दी है और उनका सब कुछ लूट लिया है। तभी घर की नौकरानी झी ने भी मोर्चा संभाल लिया। उसने गोपीनाथ को एक जोंक बताया जो भले लोगों का खून चूसता है। पड़ोसियों को लगा कि गोपीनाथ ने ही पैसा दबाकर बेटे को कहीं छिपा दिया है। झी ने तुरंत जवाब दिया कि बेटा तो रुपए पैसे और गहने लेकर खुद ही रफू चक्कर हो गया है। तभी सबकी नजर उस पुराने घटक पर पड़ी जो एक कोने में दुबका बैठा था। तीसरे पड़ोसी ने पूछा कि ये कैसा घटक है। झी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो साक्षात लाश जलाने वाला मुद्दा फराज है जो केवल पैसों के लिए इतनी मीठी बातें करता है। घटक ने जब देखा कि माहौल गर्म हो रहा है तो उसने मन ही मन वहां से खिसकना ही बेहतर समझा। पड़ोसी ने उसका घर पूछा तो उसने बताया कि वो दक्षिण मजिलपुर का रहने वाला है। पड़ोसियों ने उस जगह को धोखेबाजों का गढ़ बताया और सिपाही को बुलाने की धमकी दी। सिपाही का नाम सुनते ही घटक के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वो अपनी धोती संभालकर तेजी से भाग निकला। पड़ोसी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। झी ने लोगों से कहा कि वे गोपीनाथ को न छोड़ें वरना ये भी भाग जाएगा। उसने सदर दरवाजा बंद करने की सलाह दी और जिद पकड़ ली कि या तो लड़का वापस आए या गोपीनाथ उसकी 1.5 साल की तनख्वाह के साथ बाकी लोगों का पैसा वापस करे। इसी गहमा गहमी के बीच लोकनाथ बाबू ने आंगन में प्रवेश किया। उनके जूतों की फर्श पर धमक और थका हुआ चेहरा बता रहा था कि वे अभी अभी स्टेशन से आ रहे हैं। उन्होंने हैरान होकर पूछा कि क्या सब कुछ ठीक से संपन्न हो गया। मनमत बाबू ने रोते हुए कहा कि सब कुछ बर्बाद हो गया है और उनका लड़का बासर घर से ही भाग गया है। लोकनाथ बाबू ने जब ये सुना कि लड़का कायस्थ नहीं बल्कि एक धोखेबाज है और सब कुछ लेकर भाग गया है तो वे सोच में पड़ गए। गोपीनाथ अब भी यही कह रहा था कि उसने एक पैसा भी नहीं छुआ है। लोकनाथ बाबू ने अचानक एक बात याद करते हुए बताया कि जब वे हावड़ा स्टेशन पर उतरे और गाड़ी ढूंढ रहे थे तब उन्होंने साहब के कपड़ों में सजे एक लड़के को देखा था। वो लड़का एक फिरंगी और एक लड़की के साथ तेजी से जेटी की ओर जा रहा था। लोकनाथ ने ध्यान दिया था कि उस लड़के की आंखों पर चश्मा था और उसका चलने का ढंग बिल्कुल गोपीनाथ के बेटे जैसा ही था। उसने पहचान छुपाने के लिए अंग्रेजी पोशाक पहन रखी थी। मनमत बाबू का हृदय बैठ गया।
उन्हें समझ आया कि ये सब पहले से ही रची हुई एक साजिश थी। झी ने भी याद दिलाया कि वो लड़का बहुत ज्यादा साज श्रृंगार और साबुन का इस्तेमाल करता था, जो उसके बिगड़ने के ही लक्षण थे। गोपीनाथ ने घबराकर पूछा कि क्या अब भी उन्हें पकड़ना मुमकिन है। लोकनाथ बाबू ने उम्मीद जताई कि अगर वे अभी निकलें तो वे पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि अब ट्रेन के जाने में अभी वक्त है। मनमत बाबू बिना सोचे समझे भागने को तैयार हुए। एक पड़ोसी ने उन्हें अपनी चादर ओढ़ने के लिए दी। झी ने भी जिद की कि वो गाड़ी के पीछे बैठकर जाएगी ताकि वो अपना पैसा वसूल सके और उस डायन लड़की को झाड़ू से सबक सिखा सके जो उनके लड़के के साथ भाग रही थी। आंगन में शोर और अफरा तफरी के बीच सब लोग स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। हावड़ा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म यात्रियों की भीड़ और इंजन से निकलती भाप की सफेद चादर से ढका हुआ था। लोहे की बड़ी पटरियों के बीच से उठती गर्म हवा और कोयले की गंध वातावरण में घुली हुई थी। ननदलाल सरकार बिल्कुल अंग्रेजी ठाठ में खड़ा अपनी नई पोशाक को बड़े ही चाव से निहार रहा था। उसने पास खड़े अपने मित्र सिंह से कहा कि ये कोट उसके शरीर पर बिल्कुल सटीक फिट हो गया है। सिंह ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया कि अंग्रेजों की नजरों में ये पोशाक बिल्कुल असली लगेगी और किसी भी देशी इंसान के बाप की भी ये मजाल नहीं कि वो असली और नकली में फर्क कर सके। सिंह के अनुसार ये देशी लोग अंग्रेजी पहनावे यानी ड्रेस के बारे में जानते ही क्या है। ननदलाल के हृदय में अब बॉम्बे जाने और वहां से विलायत की उड़ान भरने की उमंग जाग रही थी। उसने कहा कि अभी तो ये बस शुरुआत है और बॉम्बे पहुंचकर वो सब कुछ एकदम नया और फरेज खरीदेगा। सिंह ने उसे सलाह दी कि अभी तो केवल इस सफर के लिए ये कपड़े काफी हैं, पर विलायत पहुंचते ही उसे अपनी पूरी वेशभूषा बदलनी होगी, क्योंकि वहां की धरती पर यहां के कपड़े बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। विलासिनी कार फरमा वहीं खड़ी नंदालाल के इस नए अवतार को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। नंदालाल को लगा कि शायद वे उसका उपहास कर रही हैं, इसलिए उसने बड़ी उत्सुकता से प्रश्न किया कि क्या वे किसी मस्खरे या स्वांग की तरह दिख रहा है। विलासिनी ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा कि उसे तो बस नंदालाल की भागने की वो अद्भुत योजना यानी मनूवर याद आ रहा है। उन्होंने बड़े अचरज के साथ पूछा कि आखिर वो बासर घर से केवल रेशमी चेली पहनकर और नंगे पैर कैसे भाग निकला, और रस्ते में क्या किसी ने उसे रोकने की जुर्रत नहीं की। नंदालाल ने अपनी चतुराई का गुणगान करते हुए बताया कि उस वक्त सड़कें लगभग सूनी थीं। हेदुआ के पास एक पहरेदार यानी पुलिस वाले ने उसे रोका जरूर था, पर उसने बड़ी फुर्ती से झूठ बोल दिया कि उसके पिता का हृदय रुकने वाला है और वो फौरन गंगा यात्रा के लिए सामान और खाट खरीदने जा रहा है। सिंह ने नंदालाल की हाजिर जवाबी यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड की जमकर तारीफ की और उसे एक असली साहब करार दिया। सिंह ने मजाक में कहा कि वो बूढ़ा मूर्ख पिता अब घर पर न जाने क्या कर रहा होगा। नंदालाल ने ठहाका मारते हुए कहा कि उसके पिता और ससुर दोनों ही इस वक्त अपना सिर पीट रहे होंगे और सदमे में होंगे। विलासिनी ने इस पर एक गहरा कटाक्ष किया कि बिना प्रेम के विवाह एक ऐसे कोट की तरह है जिसकी पूंछ ही गायब हो। इसी बीच प्लेटफॉर्म पर एक कनेस्टेबल यानी सिपाही की भारी पच्चाप सुनाई दी। नंदलाल ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में उससे बॉम्बे मेल के आने का समय पूछा। सिंह ने उसे तुरंत टोका और कहा कि ऐसे छोटे लोगों से बात करना उनके स्तर के खिलाफ है और वे खुद स्टेशन मास्टर से सब पूछ लेंगे। सिपाही ने बड़े ही अदब से झुककर जवाब दिया कि गाड़ी आने में अभी थोड़ी देर है और वो सारा सामान खुद डिब्बे में रखवा देगा। नंदलाल ने उसे बख्शिश देने का वादा किया और सिपाही वहां से चला गया। परंतु तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने से अचानक शोर शराबा सुनाई देने लगा। गोपीनाथ सरकार, मनमत बाबू, लोकनाथ और वो नौकरानी झी बदहवास हालत में वहां पहुंच गए। गोपीनाथ ने उंगली से इशारा किया कि वो रहा नंदलाल जो एक लड़की के बगल में खड़ा है। गोपीनाथ का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वे अपनी चप्पल हाथ में लेकर नंदलाल की ओर दौड़े। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि अरे ओ कायस्थ के घर के गंवार, ये क्या नीच काम किया है तूने। गोपीनाथ ने उस पर दगाबाजी का आरोप लगाया और कहा कि वो अपनी नई दुल्हन को छोड़कर सारा पैसा और इस औरत को लेकर भाग रहा है। वहां मौजूद यात्रियों की भीड़ अब इस तमाशे को बड़ी ही कौतूहल से देख रही थी। हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भाप से चलने वाले इंजन की तेज फुसफुसाहट और कूली के चिल्लाने की आवाजों के बीच तनाव चरम पर था। बिलासिनी कारफरमा ने घबराकर पुकारा। तभी सिंह की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। उन्होंने गोपीनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा कि बूढ़े इंसान, अपनी भाषा पर लगाम दो, तुम्हारे ये सफेद बाल तुम्हें मेरे गुस्से से नहीं बचा पाएंगे। गोपीनाथ हैरान रह गए।
उन्होंने पूछा कि साहिब, आखिर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तो बस अपने बेटे को डांट रहा हूं। सिंगर ने कड़क कर जवाब दिया कि तुमने इस लेडिया को गलत शब्द कैसे कहे? तभी पास खड़ी झी ने ताना मारा। उसने कहा कि जोतों और दुपट्टे के पीछे छिपी इस औरत को यह बूढ़ा वाला कैसे पहचान पाता? सिंगर ने झी को चुप रहने का हुक्म दिया और उससे उसकी पहचान पूछी। झी ने भी निडर होकर जवाब दिया कि वो जो भी है, पर सिंह को उसे चुप कराने का कोई हक नहीं है। गोपीनाथ ने झी को शांत किया और पूछा कि आखिर ये औरत कौन है? झी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो साहिबा की मौसी होगी। सिंह ने बड़े गर्व के साथ परिचय दिया कि ये मिसेस बिलासिनी कारफर्मा बीए हैं और अब साइंस यानी विज्ञान में एमए कर रही हैं। गोपीनाथ ने झींकते हुए कहा कि वे जो भी हों, पर उन्होंने उनके गरीब बेटे को अपने चंगुल में क्यों फंसा रखा है? नंदलाल ने अपने पिता को टोकते हुए कहा कि पिताजी, आप बहुत असभ्य हैं। सिंगर ने बात साफ करते हुए कहा कि नंदलाल बैरिस्टर बनने के लिए विलायत जा रहे हैं और बिलासिनी उनकी दोस्त हैं जो उन्हें छोड़ने आई हैं। तभी झी ने एक जोरदार ठाका लगाया। उसने सिंह को गौर से देखा और उसकी पोल खोल दी। उसने बताया कि यह कोई साहिबा नहीं, बल्कि कोलू टोला के तितू सिंगी का बेटा नील रतन है। झी ने उसे बचपन में गोद में खिलाया था। उसने सबको बताया कि कैसे इस लड़के ने अपनी मां की तिजोरी से पैसे चुराए और विलायत भाग गया था। झी ने बिलासिनी पर भी हमला किया और उन्हें समाज के लिए कलंक बताया। मनमथ बाबू ने भी रुआंसे स्वर में कहा कि नंदलाल ने अपनी मां और पत्नी की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, अब वो 2 और घरों को क्यों तबाह कर रहा है? सिंगदा ने झी को अनपढ़ कहते हुए माफ करने का नाटक किया। झी ने तुरंत पलटवार किया कि अगर वो पढ़ी लिखी होती तो क्या वो गोली मार देती? गोपीनाथ ने नंदलाल से विनती की कि जो हुआ सो हुआ, अब वो घर वापस चले और अपनी शादी की रस्में पूरी करे। बिलासिनी ने नंदलाल को उकसाते हुए कहा कि नंदलाल बाबू, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, अपने हृदय को फायर प्रूफ यानी आग से सुरक्षित बना लो। गोपीनाथ ने विनती की कि वे आग में घी न डालें। लोकनाथ बाबू ने अपनी गंभीर आवाज में बिलासिनी से प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि एमए जैसी ऊंची शिक्षा पाने के बाद क्या उनका यही करियर है कि वे एक बेटे को उसके माँ बाप से अलग करें? क्या एक पति पत्नी को जुदा करना ही विज्ञान की सीख है? बिलासिनी ने बड़े ही तर्क के साथ जवाब दिया कि पति कैसा? वो 11 साल की बच्ची भला लव यानी प्रेम के बारे में क्या जानती है? वह तो बस एक दासी बनकर रह जाएगी। उन्होंने दावा किया कि जब नंदलाल विलायत से लौटकर बैरिस्टर बनेगा तो उसके पिता का चेहरा गर्व से चमक उठेगा। झी ने तीखा कटाक्ष किया कि जैसे बिलासिनी ने अपने कुल का नाम रोशन किया है। बिलासिनी ने झी को अनदेखा करते हुए कहा कि अगर वो शिक्षित होती तो शायद वो उससे बहस करती। स्टेशन की भीड़ इस पूरे नाटक को हैरानी से देख रही थी। हावड़ा स्टेशन के प्लेटफार्मा पर भाप वाले इंजनों की गड़गड़ाहट और यात्रियों की आपाधापी के बीच एक अजीब ही तमाशा चल रहा था। प्लेटफार्मा पर उड़ती राख और कोयले के धुएं के बीच झी ने अपनी तीखी आवाज में चिल्लाकर बिलासिनी को कोसा और कहा कि उसने बहुत सी पढ़ी लिखी खिस्तानी औरतें देखी हैं, पर ऐसी नहीं। बिलासिनी भड़क उठी, लेकिन मिस्टर सिंह ने उसे शांत का और उसे अपने साथ लेकर भीड़ में गायब हो गए। पीछे रह गए गोपीनाथ, जो अब भी अपने बेटे नंदलाल के सामने हाथ फैलाए खड़े थे। गोपीनाथ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि बेटा नंद, अब घर वापस चल। लेकिन नंदलाल के सिर पर तो साहेब बनने का भूत सवार था। उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि वो घर नहीं जाएगा। जब गोपीनाथ ने उसकी मां का वास्ता दिया तो नंदलाल ने बड़े स्टाइल में कहा कि अपनी मां को मेरा कॉम्प्लीमेंट दे देना, वापस आने पर मुलाकात होगी। बेचारे ससुर मनमथ बाबू का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने पूछा कि उनकी बेटी का अब क्या होगा। इस पर नंदलाल ने एक ऐसा कानूनी तर्क दिया कि सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि ये शादी पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये नल एंड वॉइड है। उसने एक शर्त भी रख दी कि अगर मनमथ बाबू अपनी बेटी को बिलासिनी कारफर्मा की तरह पढ़ा लिखा कर आजाद कर सकें, तभी वो वापस आकर उससे दोबारा शादी करने के बारे में सोचेगा। वे इस बात से हैरान थे कि उनका अपना बेटा उनके मुंह पर ऐसी बातें कह गया। पर फिर उन्होंने आत्ममंथन किया कि इसमें उस लड़के का क्या दोष? उन्होंने ही तो दहेज का दाम बहाने के लिए उसे पढ़ा लिखा और काबिल लड़का बता बताकर इतना फुलाया था। अब सारी दुनिया उनकी इस फजीहत को देख रही थी। गोपीनाथ को अपनी उस निर्दयता पर अफसोस हुआ कि जिसमें उन्होंने किसी की भी खुशी का ख्याल किए बिना केवल रुपयों के लालच में अपने बेटे का ब्याह कर दिया था। वे जानते थे कि ये एक भले इंसान का सब कुछ छीन लेने जैसा है, फिर भी वे एक कसाई की तरह वार करते रहे थे। अब उन्हें लग रहा था कि भगवान ने उनकी इस लालची फितरत के लिए उन्हें बहुत कड़ी और विलक्षण शिक्षा दी है।
उनके मन में एक पुरानी बात कौंधी कि जैसे बकरी को बेचकर कमाया हुआ पैसा कभी नहीं टिकता, वैसे ही ये बेमानी की कमाई भी उनके पास नहीं ठहरने वाली थी। उन्होंने तय किया कि अब वे घर जाकर अपनी पत्नी को ये खबर देंगे। वो तो घर में रुपयों के इंतजार में अपनी तिजोरी और संदूक खोलकर बैठी होगी। उन्हें उसे बताना होगा कि उसका लाडला बेटा अब 7 समंदर पार जा चुका है। जब सब चले गए तो गोपीनाथ ने नंदलाल से कम आधे पैसे मांगे। नंदलाल ने बड़े गर्व से मना कर दिया और कहा कि उसे विलायत में अपनी स्टाइल बनाए रखने के लिए पैसों की जरूरत है। उसने अपने पिता को ताना मारा कि वे उसे धोखे से एक अनपढ़ लड़की के साथ ब्याह कर पैसा हड़पना चाहते थे, पर वो कॉलेज में पढ़ा है और पॉलिटिक्स समझता है। उसने वादा किया कि जब वो विलायत से पढ़कर आएगा तब अपने पिता और माँ को भी वहां बुला लेगा ताकि वे भी कुछ नाम कमा सके। अंत में उसने बड़े ही नखरे के साथ गुड बाय और फेयरवेला कहा और गोपीनाथ को अंग्रेजी सीखने की सलाह देते हुए वेटिंग रूम की ओर बढ़ गया। प्लेटफॉर्म पर खामोशियां छा गई और गोपीनाथ खाली हाथ अपने पछतावे के साथ वहीं खड़े रह गए। हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पसरी गहमा गहमी अब धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी। दूर जाती रेलगाड़ी की आखिरी सीटी एक उदास गूंज की तरह हवा में तैर रही थी। गोपीनाथ सरकार प्लेटफॉर्म के किनारे बिल्कुल अकेले खड़े थे। उनके चेहरे पर हार और गहरे पछतावे की परछाई थी। वे अपनी ही सोच में डूबे हुए धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे। वे इस बात से हैरान थे कि उनका अपना बेटा उनके मुंह पर ऐसी बातें कह गया, पर फिर उन्होंने आत्ममंथन किया कि इसमें उस लड़के का क्या दोष। उन्होंने ही तो दहेज का दाम बहाने के लिए उसे पढ़ा लिखा और काबिल लड़का बता बताकर इतना फुलाया था। अब सारी दुनिया उनकी इस फजीहत को देख रही थी। गोपीनाथ को अपनी उस निर्दयता पर अफसोस हुआ कि जिसमें उन्होंने किसी की भी खुशी का ख्याल किए बिना केवल रुपयों के लालच में अपने बेटे का ब्याह कर दिया था। वे जानते थे कि ये एक भले इंसान का सब कुछ छीन लेने जैसा है, फिर भी वे एक कसाई की तरह वार करते रहे थे। अब उन्हें लग रहा था कि भगवान ने उनकी इस लालची फितरत के लिए उन्हें बहुत कड़ी और विलक्षण शिक्षा दी है। उनके मन में एक पुरानी बात कौंधी कि जैसे बकरी को बेचकर कमाया हुआ पैसा कभी नहीं टिकता, वैसे ही ये बेमानी की कमाई भी उनके पास नहीं ठहरने वाली थी। उन्होंने तय किया कि अब वे घर जाकर अपनी पत्नी को ये खबर देंगे। वो तो घर में रुपयों के इंतजार में अपनी तिजोरी और संदूक खोलकर बैठी होगी। उन्हें उसे बताना होगा कि उसका लाडला बेटा अब 7 समंदर पार जा चुका है। मन्मथ बाबू और उनके साथी जाते जाते मुकदमा करने की धमकी देकर गए थे। गोपीनाथ ने सोचा कि अब उन्हें अपनी बहू के हाथ पांव जोड़कर उसे सम्मान के साथ घर लाना होगा और किसी तरह मामले को रफा दफा करने की कोशिश करनी होगी। उन्होंने मन ही मन तय किया कि लड़के के वापस आने पर जो भी होगा वे उससे प्रायश्चित करवाएंगे और सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। गोपीनाथ के मन में अब दुनिया से विरक्ति सी होने लगी थी। उन्होंने सोचा कि हाथ में भीख का कटोरा लेना या गले में रस्सी का फंदा डाल लेना भी इस जिल्लत से कहीं बेहतर है। उनके भीतर से एक आवाज आई कि कोई भी इंसान अपने बेटे या बेटी की शादी को रुपया कमाने का जरिया न बनाए। उनकी आवाज में नफरत और हकारत थी जब उन्होंने खुद से कहा कि यह बहुत ही ओछा, नीच और कसाई जैसा काम है। समाप्त।